हाय, एडमिशन चैप्टर बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आने वाला है। इस चैप्टर में इतने कॉन्सेप्ट्स हैं कि अच्छे से अच्छा बच्चा घबरा जाता है। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। आज मैं आपको करवाने वाला हूं एडमिशन चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स का सिंगल वन शॉट। ये एक वन शॉट काफी रहने वाला है तुम्हारी इस चैप्टर के ऊपर कमांड बनाने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो चाहे न्यू रेशियो हो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन आए चाहे हिडन गुडविल के क्वेश्चन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, और इनके चाहे जितने भी केसेस, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने इतनी डेप्थ में समझाया है, इतनी इजी वे में समझाया कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि इस एक वन शॉट के बाद तुम एडमिशन चैप्टर के सभी क्वेश्चंस बहुत आराम से बना लोगे। भरोसा रखो अपने भाई पर, और वीडियो की लेंथ से आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। आपने ये वीडियो पूरी की पूरी देखनी है। अगर आपको मेरे टीएस ग्रेवाल के एडमिशन चैप्टर के हैंड रिटन सॉल्यूशंस चाहिए तो जल्दी जल्दी आओ और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर तुम मेरे से और ज्यादा कनेक्ट करना चाहते हो, डीएम्स पर बात करना चाहते हो, तो जल्दी जल्दी आओ और इंस्टाग्राम पर अपने भैया को फॉलो कर लो। तो इसी पॉजिटिविटी और स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। तो हम लोग आज शुरू करने वाले एडमिशन चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को करेंगे एक एक करके। सबसे पहले करेंगे न्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है, या इवन इस चैप्टर में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केसेस हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केसेस हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया या बैलेंस शीट हो गया, देखा जाए ना इन सभी चैप्टर की जो नींव है ना वो एक ही है। इन सभी चैप्टर जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% सेम ही है। तो अगर आप कोई भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे से डेप्थ में समझ लेते हो ना कहीं आप पूरी पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हो। अब हमें ये समझना है कि ये जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर है, ये चैप्टर का एक्चुअली में मीनिंग है। देखो, अगर कोई पुरानी फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है, वहां पे दो लोग काम कर रहे हैं, तो जब एक नया बंदा आता है, ठीक है, हमारी फर्म को ज्वाइन करता है, तो उसे बोलते हैं एडमिशन। लेकिन ये एक इवेंट है। आप मेरी बात सुनो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर क्या है? बेसिकली एक इवेंट है, क्योंकि रोज रोज कोई हमारी फर्म को ज्वाइन तो नहीं करता ना एज अ पार्टनर। हमारे पार्टनर कोई बढ़ते थोड़ी रहते, तो एक इवेंट है। तो इवेंट जब होता है कि कोई एडमिशन होता है, एक इवेंट है, तो जब एक इवेंट होता है तो क्या क्या अकाउंट बनते हैं? तब बनता है रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो जो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो इवेंट एडमिशन का हुआ है तो बन रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? इवेंट हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, वरना हम नॉर्मल जर्नल ही करते। अब रिटायरमेंट क्या है? एक इवेंट है, इवेंट हुआ है तो रीवैल्यूएशन बन रहा है। डेथ क्या एक इवेंट है, रोज रोज पार्टनर की डेथ नहीं होती, तो एक इवेंट है, तो हम डेथ में जो हम अकाउंट सीखेंगे वो अकाउंट बनाते हैं। तो आपको ये समझना है, जैसे चेंज इन पीएसआर चैप्टर है, वो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रही है, तो क्या वो एक बार ही बदल रही है? ठीक है, इवेंट है ना, एक ही बार बदल रही है, देखा जाए तो रोज रोज तो नहीं बदल रही। तो वो क्या इवेंट है, तो उस इवेंट के दौरान कैसे हमें जर्नल करनी है, वो सारी चीजें हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी जो पार्टनरशिप की बुक है वो पढ़ रहे हैं। अब आपको एक बात और समझनी है, ये जो भी चैप्टर्स मैंने आपको बताया, चेंज इन पीएसआर से लेकर डेथ चैप्टर तक, सभी चैप्टर्स में जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल रही है। ठीक है, एडमिशन में 2 पार्टनर से 3 हो गए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गई। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में ही प्रॉफिट ही बदल रहे, वो तो नाम ही वही है। रिटायरमेंट में 3 पार्टनर थे तो एक रिटायर हो गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर 2 पार्टनर में हो गई, फिर से बदल गई। डेथ में भी एक पार्टनर चला गया तो फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सभी चैप्टर्स में सेम सा ही है। आप एक ये वाला वीडियो भी अगर अच्छे से समझ लेते हो, ये टॉपिक, सिर्फ ये टॉपिक समझ लेते हो, तो आपको पूरे सारे के सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर फर्म में हम नए पार्टनर का एडमिशन क्यों करते हैं। तो अगर हम ध्यान से सोचो, अभी हमें ऐसा लगेगा कि यार एडमिशन करना तो नुकसान की बात है, ऐसा लग सकता है। मान लेते हैं 2 पार्टनर्स है, ए और बी, पुराने पार्टनर्स हैं। ये OR मतलब ओल्ड रेशियो, NR मतलब न्यू रेशियो। तो इनका हिस्सा है 1:1, 1:1 मतलब 50%, आधा आधा, इक्वल इक्वल। तो अगर प्रॉफिट की रेशियो, अगर मान लो फर्म ने कमाया 1 लाख रुपए, अगर मान लो फर्म ने कमाया 1 लाख रुपए, तो ए को कितना मिलेगा? 50,000, और बी को कितना मिलेगा? 50,000। तो यानी कि अगर आप खुद सोचो कि कल को एक नया पार्टनर सी आया, कोई भी नया पार्टनर आएगा, उसको भी तो प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। तो लेट्स से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 2:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? 2:2:1। तो अब अगर हमने नए पार्टनर को कुछ हिस्सा दिया तो ऐसा लग सकता है कि भाई हमारे को तो नुकसान हुई, क्योंकि पहले तो आधा आधा बढ़ता था, लेकिन अब 3 लोग आ गए तो आधा आधा तो नहीं बढ़ सकता ना, क्योंकि इस तीसरे को भी कुछ तो देना है। तो एक तरीके से ऐसा लग सकता है कि हमने क्या करा, एडमिशन करके अपना नुकसान कर लिया।
तो मैंने यहाँ पे रेशो को परसेंटेज में कर दिया ताकि तुम्हारे को और आसानी से चीजें समझ में आए। तो ध्यान से देखो, पहले 50-50% था, अब देखो 40% और 20% है, यानी कि ए और बी का नुकसान हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम मीनिंग समझते हैं सैक्रिफाइस वर्ड का। तो यहाँ पे हमारे को सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या निकल के आ रही है कि भाई आप मुझे बताओ, ए का हिस्सा पुरानी फर्म के कंपैरिजन में नई फर्म में कम हुआ है कि बढ़ गया? पहले उसको 50% मिलता था प्रॉफिट में हिस्सा, अब मिलता है 40%, यानी कि ए का नुकसान हो गया है 10% से, यानी कि ए को क्या हो गया, 10% से हिस्सा छोड़ना पड़ा, गिव अप करना पड़ा, सैक्रिफाइस करा। सेम काम बी ने किया, बी ने भी 10% से अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करा है। और सी का पुरानी फर्म में तो 0% था, सी तो फर्म में नहीं था, तो यानी कि सी का जो हिस्सा है वो सारा का सारा गेन है, सी को तो सारा प्रॉफिट मिलेगा ना नया, पहले तो कुछ मिलता ही नहीं था। तो सी का ये क्या है, ये आ गया गेन, ठीक है, सी का आ गया गेन। ए और बी का क्या है, सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस का मीनिंग होता है कि पुरानी फर्म के जो पार्टनर्स हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स, वो अपना हिस्सा गिव अप कर रहे हैं। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो यार, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ए और बी ने नुकसान कर दिया, भाई पहले उनको ज्यादा हिस्सा मिलता था, प्रॉफिट में कम मिलता है। तो हम ये मान के चलते हैं यार, या कोई भी बंदा, आप मान लो कल को बिजनेस कर रहे हो, आप 2 लोग बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप में तो 2 ही लोग मिनिमम चाहिए। आपने किसी तीसरे को, चौथे को अपनी फर्म में डाला, तो उनमें कुछ क्वालिटी होगी, उनमें कोई स्किल्स होगी, कुछ पैसों की हो सकता है जरूरत हो जो आप खुद नहीं लगा पा रहे बिजनेस में, वो बिजनेस में लगाएगा तो बिजनेस की ग्रोथ हो जाएगी। कुछ एडमिशन करने का, उस बंदे को फर्म में लाने का कुछ तो फायदा होगा ना। तो हम ये मान के चलते हैं, या एक जनरल सेंस क्या है कि नया पार्टनर आएगा तो फर्म की ग्रोथ होगी। तो अगर फर्म की कल को ग्रोथ होती है तो ये प्रॉफिट 1 लाख का जो पहले ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता था, हो सकता है नई फर्म का प्रॉफिट आपका 3 लाख रुपए हो जाए। अब 3 लाख रुपए आएगा तो ये प्रॉफिट बटेगा 3 पार्टनर्स में न्यू रेशो में, क्योंकि ये न्यू फर्म का प्रॉफिट है। तो ये बटेगा 40-40-20, ठीक है। तो इसको जरा मैं यहां पे बांट देता हूं इस रेशो में। तो ये अपना आ रहा है 1,20,000, 1,20,000 और 60,000। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, ये ए का 40% है, ये बी का 40% है, ये सी का 20% है। भले ही परसेंटेज के सेंस में या पीएसआर की रेशो की सेंस में तो ऐसे लग रहा है इनको नुकसान हुआ है, बट क्योंकि प्रॉफिट फर्म की, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी फर्म की बढ़ गई, तो पहले के 50% के मुकाबले इनका नई फर्म में 40% भी पहले के 50% से काफी ज्यादा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए चीजें समझानी स्टार्ट करता हूं। जो एग्जाम में या जो बुक में सवाल है, क्या लैंग्वेज वो पूछता है, किस लैंग्वेज में हमें फंसाने की कोशिश करता है, क्या ट्विस्ट होता है चीजों में, वो सारी चीजें अब मैं तुम्हें एक एक करके समझाने वाला हूं। तो एग्जांपल्स के थ्रू चीजें समझेंगे और बड़े आराम से तुम्हारे को बहुत मजेदार तरीके से समझ में आएंगी। देखो, ओल्ड पार्टनर्स है, इनकी मैंने रेशियो ले ली 3:2। अब नया पार्टनर आया। अब मान लो क्वेश्चन में, चाहे आपका खाली सॉल्विंग वाला क्वेश्चन हो, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जो 6 मार्क का क्वेश्चन होता है, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन होता है, अगर मान लो आपको सिर्फ यही इंफॉर्मेशन गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का हिस्सा गिवन है, क्या आपको, अब देखो क्या इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि क्या ये 1/4 शेयर जो सी ने लिया है, ए से कितना लिया, बी से कितना लिया, क्या ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। यही मैं कह रहा हूं, अगर न्यू पार्टनर का आपको डायरेक्टली हिस्सा गिवन है कि उसका शेयर गिवन है और उसने किस वे में एक्वायर करा है ओल्ड पार्टनर से, वो चीज मिसिंग है, तो इसको हम बोलते हैं साइलेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना कि साइलेंट क्वेश्चन की पहचान क्या है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो क्या क्या हम सीखने वाले हैं वो बताता हूं, लेकिन साइलेंट क्वेश्चन को पहले पहचानो। साइलेंट क्वेश्चन वो होता है जब ओल्ड रेशो गिवन हो और नए पार्टनर का डायरेक्टली हिस्सा गिवन हो, उसने कैसे एक्वायर किया है ए से, कैसे एक्वायर किया बी से, वो चीज बिल्कुल गायब हो, मिसिंग हो, यानी कि ऑफ वाली लैंग्वेज, फ्रॉम वाली लैंग्वेज मिसिंग हो, तो हम उसे बोलते हैं साइलेंट क्वेश्चन। तो साइलेंट क्वेश्चन में आपकी जो ओल्ड रेशो होती है वो किसके इक्वल होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो की इक्वल होती है। अब इक्वल का मतलब 1:1 नहीं होता, इक्वल का मतलब होता है जो ओल्ड रेशो आपको यहाँ पे दिख रही है, यानी कि ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन की कितनी हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी। अगर ओल्ड रेशो भी मान लो गायब होती है इस क्वेश्चन में, मान लो ओल्ड रेशो भी नहीं पता होती, तो ओल्ड रेशो हम ले लेते हैं 1:1। क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो ओल्ड रेशो या पार्टनरशिप की जो पीएसआर होती है वो इक्वल ली जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। ऑलराइट, तो इतना समझने के बाद अभी तो मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बताया, तो साइलेंट क्वेश्चन में न्यू पीएसआर भी क्या हम शॉर्टकट तरीके से बता सकते हैं, क्या देख के बता सकते हैं, तो जवाब है नहीं। अगर आपका साइलेंट क्वेश्चन होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आती है मैंने बता दिया। न्यू रेशियो के लिए आपको ये वाला मेथड यूज करना है, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म
बी इक्वल्स 1। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि ये टोटल शेयर 1 वाला मेथड आखिर यूज करना कब है। तो कब यूज करना, अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट हो तो। ये मैं तुम्हें पहचान बता रहा हूँ। साइलेंट क्वेश्चन में ये वाला मेथड यूज करते हैं न्यू रेशो के लिए। साइलेंट क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, सेम होती है। तो लेट टोटल शेयर बी 1। इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होता है, रिमेनिंग शेयर ऑफ फर्म आफ्टर न्यू पार्टनर। तो यहां पे न्यू पार्टनर सी है, रिमेनिंग शेयर ऑफ फर्म आफ्टर सी। तो 1 में से 1/4 माइनस करा, इसका 3/4 आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, न्यू पीएसआर जब निकालोगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप न्यू शेयर निकालोगे। तो आप न्यू शेयर कैसे निकालोगे, ए बी, और इसको आप हमेशा बांटोगे ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो ओल्ड रेशो यहां पे क्या है, 3:2। तो बिटवीन ए एंड बी इन 3:2। ये चीज याद रख लो, ठीक है। बेसिकली मोटा मोटा मैं समझाना यही चाह रहा था यार, अगर साइलेंट क्वेश्चन है तो ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम है। और ये टोटल शेयर भी 1 वाला मेथड आखिर यूज कब करते हैं, ये बहुत कंफ्यूजन होती है, तो वो चीज मैंने तुम्हें बताई है। तो 3/5 और 2/5 इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 3/4 से। तो ये हमारे पास ए और बी का आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही सी का शेयर 1/4 है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख लेना, एक चीज और क्या ध्यान रखनी है भाई, आपकी न्यू पीएसआर के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं। 4 है, यहाँ पे 20 है, तो इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये कितना आएगा, 5/20। तो क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब आप एक साथ लिख सकते हो 9:6:5। तो न्यू पीएसआर आ गई 9:6:5, और सैक्रिफाइसिंग रेशो हम विदाउट कैलकुलेशन शॉर्टकट वे से निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे क्वेश्चन में ना ओल्ड रेशो भी दे देता है, न्यू रेशो भी दे देता है। अब ध्यान रखना, अगर आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी दे दे, आपके क्वेश्चन में न्यू रेशो भी वो दे देगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमेशा फॉर्मूला से निकालना। अब एक चीज याद रखना यार, नया पार्टनर कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करता। कई बार बच्चे नया पार्टनर जो सी आया उसकी भी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल देते हैं। देखो, नए पार्टनर ने तो हिस्सा गेन किया ना, पुरानी फर्म में तो नया पार्टनर था ही नहीं, तो उसका हिस्सा 0 था। तो अब नई फर्म में उसको कुछ तो हिस्सा मिला, तो उसको हिस्से में क्या हुआ, फायदा हुआ। गेन का मतलब क्या है कि प्रॉफिट के हिस्से में फायदा हुआ। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, पहले के मुकाबले अब प्रॉफिट के हिस्सा आपको कम मिलेगा, तो यही सैक्रिफाइस है। तो जब भी आपको ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों की दोनों क्वेश्चन में अवेलेबल हो, चाहे कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, मैं शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सबकी बात कर रहा हूं, आपको हमेशा फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां पे फॉर्मूला कैसे लगाते हैं भाई, एक बारी करके दिखा देता हूं। ये 1/2 आएगा ओल्ड, और न्यू में भाई ऐसे पूरा 1 भी लेना, इसको इग्नोर मत करना। यहां पे 2 और पूरी रेशो का टोटल लेना, तो 2/5 और 2/5, ठीक है, 2/5 और 2/5। तो ऐसे आपको ये सॉल्व कर लेना है। तो 5-4, ठीक है, 5-4, और यहाँ पे नीचे 10 ले लिया, तो ये आएगा 1/10। 5-4, ठीक है, ये भी सेम आ रहा है 1/10, ठीक है। तो 1/10 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आएगी, 1/10 रेशो 1/10 इक्वल्स 1:1। अब हम बात करेंगे फ्रॉम वाले केसेस की। देखो, फ्रॉम का केस आता है और एक आता है ऑफ का। पहले फ्रॉम समझाऊंगा, फिर तुम्हें ऑफ वाला समझाऊंगा। अभी तक जो तुम्हें डेटा दिख रहा है कि ओल्ड रेशो गिवन है और सी का शेयर गिवन है, इसको बोलते हैं साइलेंट क्वेश्चन। जो फिलहाल डेटा दिख रहा है, मैं तुम्हें पहचान करा रहा हूं। साइलेंट क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम होती है ओल्ड रेशो की, यानी कि 7:5, और न्यू रेशो निकालते हैं लेट टोटल शेयर इक्वल्स 1 वाले मेथड से, जो स्टार्टिंग में अभी इससे पहले तुम्हारे को अभी कहीं तो करवाया ही है, ठीक है। अब यहां पे देखो, मैंने यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड करी है कि सी ने अपना हिस्सा कैसे एक्वायर किया। तो नए पार्टनर सी ने हिस्सा कैसे एक्वायर किया, उसकी लैंग्वेज गिवन है ना, तो मतलब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। अब एक चीज याद रखना, फ्रॉम का मीनिंग सॉल्विंग पर्पज से, इसका मीनिंग होता है माइनस। जैसे मैथ्स में माइनस करते हैं ना, माइनस का ये सिंबल होता है, तो इसका मीनिंग होता है माइनस। फ्रॉम का मीनिंग होता है माइनस, आप डायरेक्टली माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, मैं नया हिस्सा निकालता हूँ, न्यू शेयर। दोनों चीजें बता रहा हूँ, न्यू रेशो का कैसे तरीका है और अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे, सारी चीजें बता रहा हूं। तो ए, बी और सी, न्यू रेशो में 3 पार्टनर्स हैं नई फर्म में, ए, बी और सी, ठीक है, तीनों निकालते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो, पहले ए और बी की पुरानी लिख लो, 7/12 और 5/12, ठीक है। 7:5 को देख के लिखा 7/12 और 5/12। अब ये फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्टली माइनस करो। मैंने यहां लिखा ना, डायरेक्टली माइनस करो। कह रहा है 1/20, सी ने कैसे लिया 1/24 फ्रॉम ए, ठीक है। फ्रॉम ए मतलब इसमें से डायरेक्टली 1/24 माइनस किया, और 1/8 फ्रॉम बी, इसमें से 1/8 डायरेक्टली माइनस किया। अब एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर सी ने हिस्सा ए से लिया, सी ने हिस्सा बी से लिया,
तो ये जो हिस्सा ए और बी छोड़ रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, ए और बी जो हिस्सा छोड़ रहे हैं, ये मिल किसको रहा है? ये मिल रहा है सी को। ये चीज आई समझ? ये -1/24 जो हो रहा है ए से और -1/8 जो हो रहा है बी से, मिल किसको रहा है? सी को मिल रहा है। तो अगर हम इसको यहां पर लिखें 1/24 लिखते हैं सी में, ठीक है, ये वाला, और ये -1/8 हम यहां पे लिखते हैं सी में। तो अगर हम इसका डिनोमिनेटर वगैरह लें 3 से, तो अगर आप ध्यान से देखो 3 + 1 ये हो रहा है 4/24, ठीक है। तो ये हो रहा है 4/24 और 4/24 अगर आप 4 के टेबल से काटोगे तो 1/6 आ रहा है, जो कि एक्चुअली में सी का शेयर भी था। मतलब समझ लो वेरिफिकेशन भी हो रही है, ये चीज़ आई समझ? वेरिफिकेशन हो गई यहाँ पे। अब आगे देखो, यहाँ पे हम एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। तो एलसीएम लेके आएगा, ठीक है, कुछ तो वैल्यू आएगी, बट एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ। अब मान लो हमारे को इस क्वेश्चन में निकालनी है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो तुम्हें निकालने का तरीका पता है कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके आ जाएगा, ठीक है। ये लेकिन थोड़ा लेंदी वे, क्योंकि अभी हम न्यू रेशो निकालेंगे, फिर हम दोबारा ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। लेकिन आप इसको अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी इतनी वर्किंग कर चुके हो, तो आप यहां से डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालोगे वो समझो। सैक्रिफाइस वर्ड का मीनिंग है, सैक्रिफाइस वर्ड का मीनिंग है किसने कितना हिस्सा छोड़ा, यानी कि किसमें से कितना हिस्सा माइनस हुआ, कौन अपना हिस्सा दे रहा है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, ए कितना हिस्सा छोड़ रहा है, ए में से, ए का ओरिजिनल क्या है 7/12, यहां पे देखो ए का ओरिजिनल क्या है 7/12, इसमें से क्या माइनस हो रहा है 1/24, तो ये इसने गिव अप किया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर हम A/B की निकालेंगे, तो ए ने कितना गिव अप किया 1/24, बी कितना गिव अप कर रहा है, बी में से 1/8 माइनस हो रहा है, तो ये हट रहा है, इसमें तो सैक्रिफाइस हो रहा है, तो ये कितना गिव अप कर रहा है 1/8। तो ये इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो की। अब ये थोड़ी प्रेजेंटेबल हो तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर सेम करो। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी और ऊपर भी, तो क्या हो जाएगा 1/24 रेशो 3/24। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो 1/3 क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे बेसिक सॉल्विंग करेंगे, न्यू रेशो आएगी, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। अब ये 24 है ना, डिनोमिनेटर सेम करो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 14 - 1 ये आएगा 13/24। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों का सेम करते हैं 24 पे, तो 8 को 3 पे किया ऊपर नीचे, 12 को 2 से किया ऊपर नीचे, तो ये क्या है 10 - 3 7/24, और यहाँ पे ये 4/24 पहले ही लिखा था, ठीक है। ये तो तुम्हें समझाने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे काटा था, बट ये क्या था 4/24, तो 13 7 और 4, तो न्यू रेशो क्या आ गई 13 7 4। अब न्यू रेशो को यूज करे बिना, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू ऐसे भी सेम ही आएगी सैक्रिफाइसिंग रेशो, बट यहाँ पे ये जो माइनस माइनस हो रहा है इसकी डायरेक्ट रेशो निकाल दो, टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपके लिए एक और एग्जांपल लेके आया हूं, और इस एग्जांपल में हमारा ऑफ का केस और फ्रॉम का ना डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जो बहुत बारी कंफ्यूजन आती है ना, गलती हो जाती है, वो गलती अब नहीं होगी। देखो, फ्रॉम का मीनिंग आपको पहले ही मैंने बताया, फ्रॉम का मीनिंग होता है डायरेक्टली आपने इसको क्या करना है, माइनस करना है। फ्रॉम को आपने क्या करना है, डायरेक्टली माइनस करना है। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। अब आप ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, ए और बी पार्टनर्स है, ओल्ड रेशो दे दी, सी का आपको हिस्सा नहीं पता, क्वेश्चन मार्क मतलब हिस्सा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। कह रहे ए गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और वाइल बी गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू सी। अब ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे न्यू शेयर निकालता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे निकालना स्टार्ट करो, बहुत ध्यान से वर्किंग देखना, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो ओल्ड लिख लो 3/5 और 2/5, कि इनका पहले कितना था 3/5 और 2/5, और सी का तो हमें पता ही नहीं है, तो सी को जो ये लोग इनका हिस्सा माइनस होगा, जो ए और बी में से माइनस होगा वही सी को मिलेगा। एक का सैक्रिफाइस दूसरे का गेन, ये चीज याद रखना, एक का सैक्रिफाइस दूसरे का गेन। तो ए का वो बाद में करते हैं, अभी फ्रॉम तो हम अभी अभी समझ गए। कह रहे बी गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम मतलब डायरेक्टली, तो बी में से डायरेक्टली 1/10 माइनस किया, और जो यहाँ माइनस हो रहा है वो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि मिल किसको रहा है, सी को मिल रहा है। फ्रॉम तो इजी होता है, फ्रॉम इजी होता है। ऑफ क्या कह रहे हैं, ऑफ भी आसान है। ऑफ क्या कह रहे हैं 1/3 ऑफ हिज शेयर, ए गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर। हिज कौन है भाई, जैसे मान लो अपने में से, हिज मतलब एक खुद है, ए कह रहे हैं मैंने अपने हिस्से में से 1/3 उसको दिया, 1/3 मतलब 33.3% एक तरीके से। तो कह रहे हैं अपने हिस्से में से मैं 33.3 हिस्सा 3% हिस्सा गिव अप कर रहा हूं, तो 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो गिव अप हो रहा है ना, तो माइनस, ठीक है, हिस्सा कम हो रहा है तो माइनस तो करना पड़ेगा। 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो ऑफ हिज शेयर ये इसकी लैंग्वेज है, 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब क्या होता है,
मल्टीप्लाई और हिज शेयर मतलब इसका खुद का ओरिजिनल हिस्सा, ठीक है, अपने ओरिजिनल हिस्से का 1/3 माइनस करना है। आई बात समझ में? तो ये तुम्हारे पास लैंग्वेज आ गई। अब देखो ये माइनस हो रहा है ना, तो ये 3 से 3 आप काट भी तो सकते हो, ठीक है, तो यानी कि 1/5 है, ठीक है, 1 3 मतलब ये 1 और 1 हो गया ना, तो 1 1 1 ऊपर आएगा, 1 5 तो 1/5 आएगा, तो 1/5 माइनस हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1/5 आप प्लस कर दोगे। आई बात समझ में? अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा सो आएगा, सॉल्व कर दूंगा, अभी कर दूंगा, बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो हाथ के हाथ समझो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, आप एक तरीका होता है आप न्यू रेशियो निकालो और फिर फॉर्मूला से ओल्ड माइनस न्यू, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है, बट उसके लिए आपको पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है। बट अगर आप ये देख कर लेते हो तो और अच्छा आपका टाइम बचेगा। एमसीक्यूज वगैरह में कई बार हमारे टाइम कम होता है। तो क्या माइनस हो रहा है इसमें से? जो माइनस हो रहा है वो इसका गिव अप है, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, 1/5 आया था, तो ये मैंने लिखा 1/5, ठीक है, रेशो इसमें से क्या माइनस हो रहा है? 1/10, तो ये इसने छोड़ा, तो जो इसने छोड़ा वो ये हो गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 2 से इसको नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो ये 2/10 आ गया ना, ये सेम हो गया, तो 2:1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या, ये 2:1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसान है। तो ये आ रहा है 3 - 1 यानी कि 2/5, ठीक है, और ये कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है, इसको सेम करते हैं, तो 4 - 1 3/10, और इसको करते हैं 2 + 1, ये आ रहा है 3/10। तो अगर आप ध्यान से देखो ये 2/5 है ना, ये जो 2/5 है इसको मेरे को डिनोमिनेटर 10 करना है ना, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 4/10 हो जाएगा, ठीक है, ये 4/10 होगा, तो न्यू रेशियो क्या आएगी? सेम हो गए सबके डिनोमिनेटर, 4 3 3, तो न्यू रेशियो क्या आएगी? 4 3 और 3, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने वहां पर निकाल दी। अगर आपको ऐसे निकालनी समझ में नहीं आ रही तो अब आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, न्यू रेशियो ये रही, ओल्ड रेशियो ये रही, फिर आपको ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला के जरिए निकालनी पड़ेगी। कैसे भी निकालो, पेपर में मार्क्स का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि या तो ये एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू में वर्किंग कोई देखता नहीं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो वर्किंग नोट में आप कैसे करो कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है गिफ्ट का। गिफ्ट वाले क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, और बहुत ध्यान से समझना। देखो गिफ्ट का मीनिंग क्या होता है, आपको लाइफ में कभी गिफ्ट मिला हो, नहीं मिला तो कभी किसी को दिया होगा। गिफ्ट में ना हम क्या करते हैं, हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमने उसको बेसिकली क्या किया, फ्री में कुछ ऐसी चीज दी जिसकी कुछ वर्थ है, जिसकी कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पे सी एक पार्टनर है, उसका हिस्सा है 1/4 और ए और बी का रेशियो है 1:1। अब ध्यान से देखो ये 1/4 हिस्सा इसको मिला कैसे, उसके लिए एक लैंग्वेज लिख रहा है, कह रहे सी टेक्स 1/8 फ्रॉम ए। फ्रॉम का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया हुआ है? फ्रॉम का मीनिंग होता है डायरेक्टली माइनस करना, ठीक है, ये माइनस का सिंबल है, तो डायरेक्टली माइनस करना, फ्रॉम का मीनिंग आपको ये बताया, और 1/8 फ्रॉम बी। लेकिन ए के साथ ना ब्रैकेट में लिखा है गिफ्ट, कि ए ने ना ये हिस्सा गिफ्ट दिया है, सी ने जैसे मान लो हिस्सा तो ए ने दिया, लेकिन क्या हुआ, गिफ्ट हुआ। तो अब इसकी वर्किंग पे इंपैक्ट पड़ता है, ध्यान से सुनो कहाँ इंपैक्ट पड़ता है। तो ये मैंने निकाला न्यू शेयर, तो जब मैं न्यू शेयर निकालता हूं तो मैंने देखा ए का पुराना हिस्सा है 1/2 और बी का पुराना हिस्सा है 1/2, ठीक है, तो सी का हिस्सा कितना कैसे आएगा? देखो, तो यहां पे बोल रहे हैं सी टेक्स 1/8 फ्रॉम। अगर मैंने गिफ्ट में हिस्सा दिया तो हिस्सा तो मैंने दिया ना, तो होगा क्या, मेरे हिस्से पे इफेक्ट तो पड़ेगा, मेरा हिस्सा कम तो होगा क्योंकि मैंने उसको कुछ दिया है। तो मैं यहां करूंगा -1/8, क्योंकि फ्रॉम है मतलब डायरेक्टली माइनस करूं। अब 1/8 फ्रॉम बी, बी ने भी कुछ हिस्सा दिया तो बी में से भी माइनस करो। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा यार ये इसमें से माइनस हुए, सी को मिला तो मैं यहाँ ऐड करता हूँ 1/8, और ये बी में से माइनस हुआ, ये भी मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 1/8, तो ये आ रहा है 2/8, और ये मेरा सॉल्व करके आ रहा है 1/4, और ये वेरीफाई हो गया। इतना ही सी का हिस्सा, और ये वेरीफाई भी हो गया, 2 के टेबल से कटा ना, तो मतलब हमने किया तो ठीक है। तो फिर ये गिफ्ट का कुछ मीनिंग नहीं है क्या? यहाँ पे देखो सेम ट्रीटमेंट है, तो क्या गिफ्ट का कुछ मीनिंग नहीं है? तो अगर हम अभी रेशो निकालते हैं तो हमारी जो न्यू रेशो है ये मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, और सेम काम मैं यहाँ कर रहा हूँ 4 से, तो यार है 4 - 1 3/8, और ये आ रहा है 3/8, ठीक है, और ये अगर 8 था तो ये अपना 2/8 था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास न्यू रेशो आ गई है 3:3:2, तो न्यू रेशो आ गई है 3:3:2। तो फिर गिफ्ट की इंपॉर्टेंस क्या, गिफ्ट का मीनिंग क्या है, अगर आप यहाँ पर और अच्छे से समझना चाहोगे या अब तक इतनी बातें समझी है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं तुम्हें यहीं से निकलवा रहा हूँ। तो यहाँ से आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का क्या है, जो उन्होंने हिस्सा छोड़ा, तो
तो ए ने कितना हिस्सा छोड़ा 1/8, ये माइनस हुआ ना ए में से, बी ने कितना छोड़ा 1/8। तो यहाँ पे जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो आप ये कर दोगे और यहाँ पे आपका 1:1 आएगा। अब यहीं पर मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस है गिफ्ट की। तो मोटा मोटा मैंने अभी तक इसलिए नहीं बताया था, गिफ्ट का जो रोल है ना वो न्यू रेशियो निकालने में तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, गिफ्ट लिखो हो चाहे ना लिखो, न्यू रेशियो तो आपकी वैसे ही निकलेगी जैसे निकलनी होती है। गिफ्ट वर्ड का जो इफेक्ट आता है वो आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे। तो अब यहाँ पे देखो, हम ये नहीं, ए ने गिफ्ट दिया ना, ए ने अपना हिस्सा गिफ्ट दिया, तो ए ये नहीं बोल सकता कि भैया मैंने सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस करा ही नहीं क्योंकि उसने तो दान किया, गिफ्ट किया, तो फिर वो सैक्रिफाइस नहीं बोल सकता, अपने गिफ्ट को सैक्रिफाइस नहीं बोल सकता। तो यानी कि ए ने यहां पर जब मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा तो मुझे ये करना है कि मैं ए में तो लिखूंगा 0 क्योंकि इसने तो गिफ्ट किया, इसने कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं किया, और बी में लिख देंगे जो उसने किया है, तो वो आएगा 1/8। लेकिन यहाँ पे 0 समथिंग है ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी क्या आ जाएगी 0:1। तो गिफ्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो कहाँ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करते वक्त इंपॉर्टेंस है। तो अब हम समझेंगे एडमिशन चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है और आखिर क्यों होता है। मैं तुम्हें ये वाई बड़ा अच्छे से समझाऊंगा, तो बहुत ध्यान से समझना। देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, ओल्ड रेशियो यहाँ पे लिखी है 3:2, ठीक है ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो लिखी है यहाँ पे 2:1:2, यानी कि नया पार्टनर सी आया, सी ओल्ड फॉर्म में नहीं है ना, इसलिए A:B है, खाली 3:2। तो अगर यहाँ पे हमारे को गुडविल मान लो गिवन है फर्म की, ठीक है, आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होती है और आप इसकी जर्नल करते हो, तो हर एक जर्नल का वाई मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों ऐसे करते हैं। अब रीजन समझो, मान लो गुडविल ऑफ द फर्म लिया मैंने फॉर एग्जांपल 50,000, क्वेश्चन में ये गुडविल कैसे गिवन होती है, क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा होता है वैल्यूड, कि गुडविल वैल्यूड एट, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000। अब उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा मैं पीछे लेकर जाता हूं और गुडविल वर्ड का मीनिंग याद करो। अब गुडविल का हमने मीनिंग समझा है बिजनेस की रेपुटेशन, हम शॉर्ट में तो यही बोलते हैं, बट इसका मीनिंग ये होता है कि एक बात बताओ, अगर 50,000 की फर्म की गुडविल है, 50,000 की रेपुटेशन है, ठीक है, रेपुटेशन की हमने वैल्यू लगाई 50,000, वो किसने बिल्ड करी है, ए और बी ने या A, B, C ने, पहले तो ये बताओ। 50,000 की अगर आज की डेट में मार्केट में हमारे बिजनेस की इज्जत है 50,000 रुपए की, तो वो बनाई किसने थी, ए और बी ने या A, B, C ने, तो ए और बी ने बनाई थी ना, क्योंकि पुरानी फर्म में तो ए और बी थे, वहां तो सी का नामो निशान नहीं था। तो अगर आज की डेट में जिस दिन सी पहली बार हमारी दुकान में कदम रख रहा है उस दिन हमारी गुडविल 50,000 है, तो वो किसको बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है ए और बी को। अब गुडविल वर्ड को दूसरी लैंग्वेज में समझो, रेपुटेशन समझा, अब इसको इन शब्दों से समझो, तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। गुडविल का मीनिंग क्या होता है कि पास्ट में किए गए एफर्ट्स की वजह से, पास्ट में किए गए एफर्ट्स की वजह से हमें फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हो सकता है। गुडविल का मीनिंग यही है ना भाई, कि आपने इतने अच्छे से काम किया कि आपके मार्केट में कस्टमर्स बंद गए हैं, वो हमेशा आपके पास ही आते हैं, तो पहले के टाइम में हमने इतने एफर्ट्स करे हैं कि इसकी वजह से फ्यूचर में मेरे को आने वाले काफी टाइम तक प्रॉफिट होगा। तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसकी वैल्यू है 50,000 रुपए। अगर गुडविल की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 50,000 गिवन है, तो इसका मीनिंग ये है कि फ्यूचर में मेरे को 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा गुडविल की वजह से। आई बात समझ में? अब एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को और अच्छे से समझते हैं। पास्ट एफर्ट्स किए किसने थे, डन बाय ए एंड बी। पास्ट एफर्ट किसने किए थे, डन बाय ए एंड बी। तो अगर मान लो एडमिशन वाले दिन जो गुडविल हमें 50,000 की है, समझा रहा हूं चीजों को, तो अगर गुडविल 50,000 रुपए की है, तो अगर ये गुडविल में ए और बी में बांटूंगा, तो ए और बी में ओल्ड रेशियो में जाएगी। ओल्ड रेशियो आपके पास क्या है 3:2, तो 3:2 में ये मैं बांटूंगा, तो ए को मिलेगी 30,000 और बी को मिलेगी 20,000। तो ये 3:2 में मैंने बांटा है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, कौन सी रेशियो में, 3:2 में, क्योंकि ये पास्ट एफर्ट्स इन्होंने किए तो इनके हिस्से की ये कमाई है, देखा जाए तो जो गुडविल की वैल्यू है। बट अगर नया पार्टनर आ जाए, ठीक है, अगर नया पार्टनर फर्म में आ गया, तो नया पार्टनर जब फर्म में आएगा तो कोई भी प्रॉफिट का हिस्सा जो होगा वो बटेगा न्यू रेशो में, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो रेशो में बटेगा ना। तो अब नया पार्टनर आ गया तो ABC, तो 3 लोग हो गए, तो अब रेशो ABC वाली लेंगे। 3:2 तो A और B की रेशो है, तो ABC की रेशो है 2:1:2। तो अगर ABC की रेशो में हम बांटते हैं, तो बिटवीन A, B एंड C अगर हम बांटते हैं तो ये बटेगा 20,000, 10,000 और 20,000। तो अगर आप ध्यान से देखो, 50,000 बांटने के मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं A और B में बांट दूं ओल्ड रेशो में। दूसरा तरीका ये, मैं ये ना करके तीनों में बांट दूं। तो अगर आप ये वाला तरीका देखते हो, कंपेयर करते हो,
तो आपको ये फील होगा कि ए का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे ए को 30,000 मिल रहे हैं और यहाँ पे ए को 20,000 मिल रहे हैं, तो ए का जो लॉस हो रहा है, ए का जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10,000 का हो रहा है। सेम चीज यहाँ पे बी के साथ हो रही है। बी को पहले 20 मिल रहे थे, अब 10 मिल रहे हैं, तो बी का जो लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है, या फिर इसी चीज को हम सैक्रिफाइस भी तो बोल रहे हैं, यही तो सैक्रिफाइस है। बी का जो सैक्रिफाइस है वो कितना है, 10,000 का है, और एक का सैक्रिफाइस दूसरे का गेन होता है। तो ए और बी ने यहाँ पे 10,000 का नुकसान किया, तो यहाँ पे पार्टनर सी को फ्री में मिल गए 20,000 रुपए, क्योंकि पास्ट एफर्ट्स तो सी ने कभी करे ही नहीं थे। तो अगर गुडविल हम पहले नहीं बांटेंगे ए और बी में, तो कल को सी को मिल जाएगी, और अगर कल को सी को मिल जाएगी तो सी को फ्री के 20,000 मिल जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और इसको हम सॉल्व करेंगे जर्नल एंट्री। तो आप देखो, नए पार्टनर सी ने हमारी फर्म ज्वाइन कर दिया। अब मैं जर्नल के थ्रू तुम्हारे को यही सारी चीजें समझाऊंगा, अब तुम्हें बड़े अच्छे से समझ आने वाला है। तो नया पार्टनर आएगा फर्म में तो गुडविल लाता है, और साथ साथ क्या लेकर आता है भाई, कैपिटल लाता है। गुडविल को हम ऐसे समझ सकते हैं, रिश्वत भी समझ सकते हैं भाई। तुझे हम अपनी फर्म क्यों ज्वाइन करने दें, वो एक रिश्वत भी है एक तरीके से, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल इसलिए बोलते हैं, प्रीमियम मतलब महंगा, प्रीमियम का मतलब है तो चीज महंगी कर दी। तो अगर मान लेते हैं सी हमारी फर्म ज्वाइन कर रहा है, तो सी से कैपिटल में मैंने कितने पैसे मांगे, मैंने उसको बोला भाई तू 1 लाख रुपए लेकर आ, बट खाली 1 लाख रुपए लेकर आएगा तो फर्म में एडमिशन नहीं दूंगा, गुडविल का भी मैं पैसा लूंगा, यानी कि रिश्वत। यानी कि ये जो पूरी कहानी समझाई, यहां से तुम्हें गुडविल का मीनिंग समझ में आया होगा। तो सी कुछ गुडविल भी लाएगा, तो सी कितनी गुडविल लाएगा, तो वो गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, पीएफजी, मतलब सी कितनी गुडविल लाएगा, जो आपकी फर्म की गुडविल है 50,000 रुपीज, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सी के हिस्से थे। सी का हिस्सा यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखो न्यू रेशियो है ना, तो 2/5, यहाँ से सी का हिस्सा क्या निकल रहा है, 2/5, और ये टोटल करोगे तो ये 2/5 किया। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास कितना आ रहा है, 20,000 रुपए सी को लेकर आने। और वो क्यों लेकर आने वो तुम्हें यहाँ पे समझ आया कि अगर मान लो हम सी से गुडविल का पैसा नहीं लेंगे तो उसको कल को फ्री में 20,000 मिल जाएंगे। तो क्या अगर उसको कल को फ्री में 20,000 मिल रहे हैं तो आज हम उससे कंपनसेशन में वो पैसा रिकवर कर लें, ताकि कल को अगर न्यू रेशियो में गुडविल बढ़ती है तो सी को 20,000 का फायदा ना महसूस हो, हम उससे आज ही 20,000 रुपए ले लेते हैं। तो अब आप जर्नल देखो, जर्नल कैसे होगी भाई, तो यहां पे हम लोग स्टार्ट करने जर्नल एंट्री। तो यहां पे एक काम करते हैं, यहां से करते हैं, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिख लेना, बट प्रेफरेबली कोशिश करना बैंक लिखो, वैसे कैश भी लिख सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिजनेस में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2C कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट, कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट, लाइबिलिटी नेचर है, लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट। प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एक तरीके से रिश्वत है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स वाला रूल लगा लो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए ये एडमिशन के लिए ला रहे हैं, 10,000 की एक तरीके से 20,000 की, सॉरी 20,000 की एक तरीके से रिश्वत लेकर आ रहे हैं। तो टोटल फर्म में कैश कितना आ गया, 1,20,000 रुपए आ गया। अच्छा, अब ये 1,20,000 रुपए आ तो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, ये जो प्रीमियम है ये बढ़ता है, ये प्रीमियम, ये जो सी रिश्वत लाए एक तरीके से, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो आसान भाषा में कि सी ने अगर हमारी फर्म ज्वाइन करी तो उसको हमने हिस्सा दिया, भाई सी का कुछ हिस्सा होगा, 1/2, 1/3, 1/4 कुछ हिस्सा होगा, तो वो हिस्सा मैं उसको फ्री में नहीं दे रहा, ठीक है, वो हिस्सा एक तरीके से वो मुझसे खरीद रहे हैं एक्स्ट्रा रिश्वत या डोनेशन देकर, जिसको हम प्रीमियम बोल रहे हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड, नेक्स्ट एंट्री में ये बट रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, और किसको मिलेगा भैया ये प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक कंफ्यूजन आ सकती है कि भैया ओल्ड पार्टनर में बट जाता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ओल्ड पार्टनर टर्म यूज अगर करेंगे तो हो सकता है हम गलती से ओल्ड रेशियो में इस प्रीमियम को बांट दें। तो हमें इस प्रीमियम को ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना, हमें इसको बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि ये जो आपका प्रीमियम है ये बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, ना कि ओल्ड पार्टनर में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नए पार्टनर को हिस्सा किसी एक पार्टनर ने दे दिया, खाली ए नहीं, मान लो सारा का सारा शेयर गिव अप करके सी को दे दिया, बी का कोई रोल ही नहीं है, तो जो गिव अप करता है उसी को प्रीमियम फॉर गुडविल हमें देना होता है। तो अगर मैं इस एग्जांपल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना चाहता हूं तो आप यहां पे देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो तो वो 1:1 आएगी। अब 1:1 में अगर मैं ये मीनिंग निकालूं, ठीक है, मैं अगर सॉल्व करता हूं तो 20,000 को मैंने 1:1 में बांटा तो आप कहोगे 10,000 10,000। अब ये इतना अच्छे से समझ नहीं आया, हमें सॉल्विंग तो आ गई, हमने ये भी याद कर लिया कि भैया प्रीमियम हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, ये याद कर लिया, बट इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन के लिए आपको ये एग्जांपल दोबारा से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जब मैं तुम्हें कंपेयर करा रहा था
कि जो हमारी गुडविल है, जब मैंने ये बांटी ओल्ड रेशो में और ये गुडविल बांटी न्यू रेशो में, तो जब मैं इसको कंपेयर करता हूं तो मुझे ये क्या दिख रहा है कि ए का जो नुकसान है वो 10,000 का है और बी का जो नुकसान है वो 10,000 का है। यानी कि ये जो नुकसान की रेशो आई है वो क्या है, 1:1। यही आपकी एक तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलकर यहां से आ रही है। अदरवाइज हम सॉल्विंग का टाइम तो यहां से निकालेंगे, बट समझने के लिए मैंने तुम्हारे को यहां पे रेशो कैसे आ रही है वो चीज समझाई है। अब इसमें आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे एक तो मैंने आपके लिए अंडरस्टैंडिंग लिखा। अब आगे का कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभी नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा, यहां पे तो ला रहा है, लेकिन कभी कभी नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला पाता। इस पे भी क्वेश्चन आते, तो आपको एक चीज समझनी है, जब वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आएगा तो आप ओल्ड पार्टनर्स को देखो, रिश्वत तो देनी ही देनी है, डोनेशन गुडविल का प्रीमियम तो देना ही देना है। तो ओल्ड पार्टनर कहेंगे भाई हम पैसे तो हमें चाहिए ही चाहिए। ओल्ड पार्टनर से मेरा मतलब है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को चाहिए ही चाहिए। अब इस क्वेश्चन में तो मैंने वैल्यूज नहीं लिखी, तो यहाँ पे वैल्यूज लिखूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में तो हमने यही मान के चला है वो सारा पैसा ला रहा है, बट वैल्यूज आप लिख लेना। अभी हम जर्नल समझते हैं। तो एक चीज याद रखना, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा है तो आपको यहाँ पे एंट्री, मतलब सेकेंड एंट्री, देखो सेकेंड एंट्री की जगह की एंट्री की वो बता रहा हूं। तो नए पार्टनर का, ठीक है, तो नए पार्टनर का आपको यहां पे करंट अकाउंट डेबिट करना है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर वो लाएगा कैश में गुडविल तो ये एंट्री, लेकिन अगर वो कैश में गुडविल नहीं लाएगा तो ये एंट्री। बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला, ठीक है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। बट अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाता तो कैसे एंट्री करनी है वो आपको मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट एंट्री हमें ये समझनी कि कभी कभी क्या होता है, प्रीमियम का पैसा ना जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, यानी कि बिजनेस में से पैसा बाहर जा रहा है। अगर वो बिजनेस में पैसा लाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन पैसा बिजनेस से बाहर निकाल रहे हैं, विड्रॉ मतलब ड्रॉइंग्स, तो पैसा बाहर जा रहा है, तो यानी कि क्रेडिट तो होगा बैंक अकाउंट। अब डेबिट में ना एक चीज याद रखना, ड्रॉइंग्स अकाउंट मतलब डेबिट करना, जो आपके ओल्ड पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट ही आपको डेबिट करने हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पे अब आपको क्वेश्चन में कभी कभी क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भैया आपको जो प्रीमियम मिला है, ठीक है, प्रीमियम 10,000 मिला, कभी बोलेगा एंटायर अमाउंट वाज विड्रॉन। तो अगर आज एंटायर अमाउंट वाज विड्रॉन तो आपने यहाँ पे 10,000 और 10,000 लिखना है, ठीक है, तो ऐसे एंट्री करनी है। कभी कभी बोलेगा 50% ऑफ द प्रीमियम वाज विड्रॉन, तो 50% मतलब ये सारी अमाउंट 10-10 का आधा करो, 40% होगा तो इनका 40% निकालना, ठीक है। अगर 50% आ गया तो यानी कि आपकी एंट्री पता क्या हो जाएंगी, फिर हो जाएंगी 5,000 और 10,000 अगर आधा प्रीमियम विड्रॉ किया जाता है तो। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल का। देखो अभी तक हम जो गुडविल की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जो हमने जर्नल एंट्रीज करी गुडविल वाली, और यहां पे आपको जो क्वेश्चन में गिवन होती है वैल्यूड वाली गुडविल, ये आपकी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड का मतलब है जो हमने मेहनत करके, पास में एफर्ट्स करके, जो हमने मार्केट में अपनी बिजनेस की, अपनी फर्म की रेपुटेशन बनाई है, हमने खुद जनरेट करी है, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरी आपके पास एक होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कौन सी होती है, आपने कुछ क्वेश्चंस देख रखे होंगे जिसमें बैलेंस शीट में गुडविल लिखी होती है, या फिर आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज होगी गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स, या फिर एक लैंग्वेज ऐसी होती है इन द बुक्स, कि इन द बुक्स। तो ये जो लैंग्वेज होती है ये आपकी कौन सी होती है कि भाई इन द बुक्स गुडविल की वैल्यू, या बैलेंस शीट में जो गुडविल है इसकी वैल्यू है 60,000 रुपए, ये होती है परचेज गुडविल। तो आपकी जो बेटा परचेज गुडविल होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, मैं आपको पहले मीनिंग बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए। सेल्फ जनरेटेड तो समझा ही थी, अभी इतनी देर से सेल्फ जनरेटेड ही समझा रहा था। परचेज वाली गुडविल का मीनिंग ये होता है कि मान लो पास में मैंने कोई बिजनेस खरीदा, मान लो मेरे को भाई एक ना कपड़ों की बिजनेस करना है, मेरे को कपड़ों की दुकान खरीदनी है, तो मैं मार्केट में गया, वहां पे बहुत सारी दुकानें थी, लेकिन एक दुकान ऐसी थी जो कि अवेलेबल फॉर सेल थी और वो वही चीज का काम करते थे जो काम मैं करना चाहता हूं। तो मैंने जब उनकी दुकान खरीदने की बात की तो उन्होंने बोला कि भाई बिजनेस में एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू अगर लगाएं तो वो 10 लाख रुपए है, बट क्योंकि तुम्हारे को यही काम करना है तो कल को क्या होगा, तुम्हारे को तो फायदा हो जाएगा, जिस टाइप का तुम काम करना चाहते हो तुम्हें वो उसी काम की चली चलाई दुकान मिल गई, पहले दिन ही कस्टमर्स तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा तो भाई पहले दिन से ही बिजनेस बढ़िया चलने वाला है। क्यों चलने वाला है, क्योंकि मैंने मेहनत करी है। तो वो ये कहता है भाई ये 10 लाख का बिजनेस मैं तुम्हें 10 लाख में नहीं बेचूंगा, मैं तुम्हें बेचूंगा 10,60,000 रुपए में। ये 60,000 रुपए उसने क्या कर दिया, फालतू में एक तरीके से महंगा करके बेच दिया, और इसी 60,000 रुपए का जो डिफरेंस है ये है गुडविल। तो मैंने क्योंकि पास में कोई बिजनेस बाय करा
और महंगे दाम पे बाय करा, तो उस टाइम पर जो मैंने गुडविल का पैसा दिया था उसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, और वो मेरी बैलेंस शीट में दिख रही है। अब एसेट साइड में जो चीजें दिखती हैं वो लॉस नेचर की होती है। तो आप खुद सोचो, मैंने 10 लाख का बिजनेस 10,60,000 में खरीदा, तो महंगा खरीदा, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नुकसान हुआ, तो नुकसान हुआ तो इसलिए बैलेंस शीट में यहाँ पे ये दिख रहा है। अब इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। अब इसका अकाउंट्स में एडमिशन के टाइम पर कैसे ट्रीटमेंट करना है अब वो समझते हैं। अब हमने क्या करना है, ये क्या है, एक तरीके का लॉस है, तो लॉस है, इसको गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स बोलते हैं। तो लॉस है तो ये पुराने टाइम का लॉस है, पुराने टाइम के लॉस में तो नया पार्टनर था ही नहीं, नया पार्टनर सी थोड़ी था तब, तो पुराने टाइम का लॉस पुरानी रेशो में पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। तो अगर हम लॉस बांटते हैं तो मुझे एक बात बताओ, कैपिटल बढ़ रही है कि कम हो रही है? अगर हम लॉस बांट रहे हैं तो कैपिटल बढ़ रही है कम हो रही है? अगर मैंने पार्टनर को घाटा कर दिया, ठीक है, फर्म ने घाटा दे दिया, तो कैपिटल गिरेगी, और कैपिटल कम होने पे हमेशा होती है डेबिट, ये याद कर लो। कैपिटल बढ़ने में हमेशा क्या होती है? क्रेडिट, जर्नल एंट्री में। तो यानी कि यहाँ पे ए और बी को, कैपिटल को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि हम उनको नुकसान दे रहे हैं, ठीक है, हमें ये हटाना है, इसको राइट ऑफ करना बोलते हैं। आपको ये राइट ऑफ करना ही करना है एडमिशन के टाइम पर, ये कंपलसरी होता है, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री के तौर पर कर दिया करो। अभी तो समझा रहा था ना, तो इसलिए मैंने इस चीज को पहले नहीं कराया, बट अगर आपके क्वेश्चन में गुडविल दिख जाए बैलेंस शीट में तो पहली एंट्री जर्नल की कर देना, ये वाली बिल्कुल फर्स्ट एंट्री। तो ये राइट ऑफ होगा ओल्ड रेशो में। अब ये मैंने यहां लिखा गुडविल, ठीक है, तो गुडविल है अपने पास 60,000, ठीक है, ये बैलेंस शीट वाली गुडविल की बात कर रहा हूं। और ओल्ड रेशो यार एक बार देख लेते हैं, हमने लिया हुआ है 3:2, ठीक है, 3:2 मतलब 5 से डिवाइड किया 12,000 बन रही है, तो 36K और 24,000 रुपीज। तो ये जो थी हर तरीके की पॉसिबल जर्नल एंट्री जो आपको करनी होती है एडमिशन चैप्टर में जब नया पार्टनर आता है, वो सब मैंने आपको करवाई हैं। तो अब हम समझेंगे हिडन गुडविल या इन्फेरेड गुडविल। देखो होता क्या, आपका क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको नया पार्टनर की ज्वाइनिंग पता होगी, भाई नया पार्टनर आ रहा है और वो इतनी कैपिटल ला रहा है और उसका इतना शेयर है, बट वो कितना प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है वो ना मिसिंग होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज मुझे तुम्हें समझानी है, उसके बाद हम इसको फॉर्मूला वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इमेजिन करो नया पार्टनर, या तुम मान लो मैं तुम्हारी बात करता हूँ, इमेजिन करो मैंने तुम्हें बोला भाई तुम मेरी फर्म ज्वाइन कर लो और 50,000 रुपये लेकर आ जाओ। तुम्हें मैं इनवाइट कर रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम मेरी फर्म ज्वाइन करो, बस तुम्हारे को कितने लाने, कैपिटल तुम्हारी कितनी होगी 50,000 रुपये। तो अगर मैं तुम्हें 50,000 रुपये की 50,000 रुपये अगर मैं तुमसे मांग रहा हूं, ठीक है, तुमसे इतने पैसे मांग रहा हूं और मैंने तुम्हारे को हिस्सा कितना दिया, मैंने कहा चलो यार आधी कंपनी तुम्हारी, ठीक है, आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा मेरा आधा तुम्हारा। तो तुम्हें समझ में आ गया, 50,000 रुपये की अगर तुम कैपिटल लाते हो तो प्रॉफिट में तुम्हें आधा हिस्सा मिल रहा है। तो अगर मैं यहां पर तुमसे पूछूं कि अगर मान लो पूरा का पूरा हिस्सा ही मैं अगर तुम्हें देना चाहूं कि भाई 100% प्रॉफिट में हिस्सा तुम्हारा, तो तुम्हारी कैपिटल कितनी होगी? 50,000 में अगर तुम्हें आधा हिस्सा मिल रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे भाई मैं तुम्हें पूरा हिस्सा देना चाहता हूं तो तुमसे मैं कितना पैसा लूंगा? तो अब तुम्हारे माइंड में आएगा कि भाई तुमने बोल दिया 1 लाख रुपीज, तुमने बोल दिया भाई डबल कर दो, आधे हिस्से के 50,000 है तो पूरे हिस्से के 1 लाख है। लेकिन ये आया कैसे? तो ये आया कैसे, जो भी आपकी कैपिटल थी हमने उसको मल्टीप्लाई करा आपके शेयर के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल मतलब 1 ऊपर है नीचे कर दो, 2 नीचे 2 ऊपर कर दो। तो ये हमने निकाला क्या, न्यू, ये जो हमारी 1 लाख है इसको हम अकाउंट्स में बोलते क्या है, हम अपनी अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं इस चीज को, तो हम इसको बोलते हैं टोटल कैपिटल, ठीक है, ये टोटल कैपिटल है ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म की टोटल कैपिटल है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर, नए पार्टनर के हिस्से के हिसाब से, ठीक है, न्यू पार्टनर्स शेयर, नए पार्टनर के हिस्से के हिसाब से मैंने यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाली। अब इमेजिन करते हैं कि मैंने तुमसे 50,000 रुपये मांगे, लेकिन मैंने तुम्हें बोला कि भैया 1/3 फर्म तुम्हारी, 1/3 मतलब 33.3%, 1/3, ठीक है, तुम इतना पैसा अगर इन्वेस्ट करोगे तो 1/3 तुम्हारी। तो अगर मैं चाहता हूं भाई तुम्हें पूरी कंपनी तुम्हारी, तो कितना पैसा मांगूंगा? तो अब तुम्हारे माइंड में आएगा कि भैया अब तो फॉर्मूला समझ आ गया, ये जो शेयर है इसके रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3/1 से, तो मेरे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी पूरी फर्म की। अगर मुझे पूरी फर्म की हिस्सेदारी चाहिए, 100% सब कुछ चाहिए, तो 1,50,000 मुझे देने होंगे। ये आया समझ? ये हमारा सबसे क्रूशियल स्टेप है। तो अब हम इसको अगर हम समझ चुके हैं तो अब हम करेंगे हिडन गुडविल के टॉपिक को। तो यहां पर मैंने तुम्हारे लिए एक एग्जांपल लिख रखा है कि भाई ए और बी है, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं,
ठीक है, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स है दोनों, और इनका फर्म में कितना पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है, इनका फर्म में पैसा लगा हुआ है 50,000 और दूसरे का लगा हुआ है 1 लाख रुपीज, एक का 50,000 दूसरे का 1 लाख। तो सी बंदा है, कह रहा है हमारी फर्म ज्वाइन करना चाहता है, तो हमने कहा ठीक है ज्वाइन कर ले। तो इसको हमने बोला तू 60,000 रुपये लिया, ये क्या है तेरी कैपिटल है, 60,000 रुपये लिया, ये क्या है इसकी कैपिटल है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है इसकी कैपिटल है। और हमने इसको बोला भाई तेरा जो हिस्सा है फर्म में वो रहेगा 1/4। अब क्वेश्चन में ना प्रीमियम फॉर गुडविल मिसिंग है, ये कितना प्रीमियम ला रहा है, पीएफजी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है वो मिसिंग है, वो हमें निकालना है। अब आपको खुद निकालना है हिडन गुडविल। अच्छा, पहचान के आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी भाई, पेपर में थोड़ी समझ आएगा, हिडन गुडविल तो हमें खुद समझना है। तो मेरी बात याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता रहा हूँ कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन आप पहचान लोगे। एक तो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल मिसिंग होगा, ठीक है, और गुडविल ऑफ द फर्म भी मिसिंग होगी, ऑब्वियसली गुडविल ऑफ द फर्म भी मिसिंग होगी, पीएफजी भी मिसिंग होगी। अगर आपके पास कैपिटल है और इसका शेयर अवेलेबल है, अगर आपके पास न्यू पार्टनर की कैपिटल है और नए पार्टनर का हिस्सा अवेलेबल है, तो वो हिडन गुडविल का क्वेश्चन बन जाएगा, ये याद रखना। क्योंकि कभी कभी बहुत रेयरली एक दो क्वेश्चन बुक में ऐसे हैं जब नए पार्टनर की कैपिटल तो है बट नए पार्टनर का हिस्सा ही नहीं पता, तो उस क्वेश्चन में हिडन गुडविल निकल नहीं पाएगी। आ रही है बात समझ, उस क्वेश्चन में हिडन गुडविल निकल नहीं पाएगी। कौन से क्वेश्चन में, अगर सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल गिवन और उसका शेयर ही नहीं पता, ठीक है, तो वहां हिडन गुडविल नहीं निकल पाएगी। तो हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन की पहचान क्या है, नए पार्टनर की कैपिटल होगी, नए पार्टनर का शेयर अवेलेबल होगा क्वेश्चन में, बट प्रीमियम फॉर गुडविल वगैरह की इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी। तो सबसे पहले अब हम अगर गुडविल निकालना चाहते हैं तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है कि टोटल कैपिटल निकालो। भाई इसकी 60,000 रुपये, वही वाला तरीका जो मैंने तुम्हें अभी समझाया, ठीक है, ये चीज समझाई ना मैंने कि 50,000 रुपये ला रहे हो, 1/3 फर्म मिली, तो पूरी फर्म खरीदने के कितने पैसे लगेंगे, यही चीज। तो यही चीज अब हम यहाँ करेंगे। 60,000 रुपीज में इसको हमने 1/4 दिया, 1/4 मतलब 25%, ठीक है, 1/4 का मीनिंग होता है 25%, ठीक है, 25% हिस्सेदारी के लिए हमने इसको कितने पैसे मांगे, 60,000। अगर मैं बोलूं, इमेजिन करूं कि इसको मैं पूरी फर्म बेचना चाहता हूं, ठीक है, पूरी फर्म बेचना चाहूंगा, तो मैं इससे पता कितने पैसे मांगूंगा, मैं इससे मांगूंगा 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/1, तो मैं इससे तब मांगूंगा 2,40,000 रुपीज। मैंने बोला भाई तू 2,40,000 लेकर आ, ठीक है, तो इसके कैपिटल के हिसाब से फर्म की वैल्यू, इसकी कैपिटल के हिसाब से फर्म की वैल्यू कितनी है, 2,40,000 रुपए। बट रियलिटी में फर्म में क्या 2,40,000 रुपए इन्वेस्टेड है भी कि नहीं, समझ रहे हो बात को। इसके हिस्से और इसकी कैपिटल के हिसाब से फर्म की वैल्यू निकल के आई है 2,40,000 रुपीज, बट क्या रियलिटी में इतना पैसा इन्वेस्टेड है, वो जरा चेक करते हैं। तो ए का इन्वेस्टेड है 50,000, बी का इन्वेस्टेड है 1 लाख, तो ये ए का लिखा, ये बी का लिखा, और इसके बाद मैंने कहा भाई चलो सी का भी ऐड कर लेते हैं, तीनों की एक्चुअल कैपिटल, तीनों का एक्चुअल कैश मिलाकर जोड़ते हैं कितना है। तो सी का हमने ऐड करा 60,000 रुपीज, तो ये मुझे ऐड करके पता चल रहा है ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2,10,000 रुपए। तो अब तुम्हारे को समझ में आया, इनको कंपेयर करो कि भाई रियलिटी में तो फर्म में 2,10,000 लगे, बट अगर मैं यही फर्म किसी नए पार्टनर को बेचता हूं तो मैं उससे 2,40,000 मांग रहा हूं, तो ये मैं उससे एक्स्ट्रा पैसा क्यों मांग रहा हूं। 2,10,000 मांगने चाहिए थे रियलिटी में, लेकिन मैंने उससे मांगे 2,40,000, अगर पूरी फर्म की हिस्सेदारी चाहिए तो इसका जो डिफरेंस है, ये जो एक्स्ट्रा आपको प्राइस दिख रहा है, इसका डिफरेंस क्या है 30,000। तो ये जो एक्स्ट्रा आपको अमाउंट दिख रहा है, यही क्या है, हमारे बिजनेस की हिडन पावर है, हिडन गुडविल है। तो ये जो 30,000 आया है, ये आया है गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म। हमारा को पार्टनर की पीएफजी कैसे मिलेगी, पार्टनर की पीएफजी नहीं है, ये गुडविल ऑफ द फर्म। तो अगर मेरे को यहाँ पे पार्टनर की गुडविल निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये पार्टनर के हिस्से से मल्टीप्लाई करते हैं 7,500, तो ये 7,500 फिर हम बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। देखो जर्नल एंट्री में एक चीज याद रखना, खाली वो कैपिटल ला रहा है कैश की फॉर्म में, तो कैपिटल ला रहा है कैश की फॉर्म में, तो पहली जर्नल क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, फॉर्म में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल मत लिखना, क्यों नहीं लिखना मैं तुम्हें बताता हूं। हम लोग मान के चलेंगे हिडन गुडविल के आपके जितने भी सवाल हैं, हिडन गुडविल के आपके जितने भी सवाल हैं, तो हम वो मान के चलते हैं कि वो गुडविल का जो पैसा है, यानी कि ये जो 7,500 रुपीज़ है, वो कैश में नहीं ला रहे। हिडन गुडविल के सवालों में प्रीमियम फॉर गुडविल आप करंट अकाउंट के थ्रू बांटोगे, मान के चलेंगे कैश में वो गुडविल नहीं ला रहा है। तो और एंट्री क्या होगी, डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिन एडमिशन हो रहा होगा उस दिन ये आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो इसी दिन आपको एक और जर्नल एंट्री करनी है गुडविल के पैसा बांटने की। तो गुडविल का पैसा हम करंट अकाउंट के थ्रू बांटेंगे,
तो सी इज करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ए और बी है, ठीक है। अच्छा ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये रब कर देते हैं, ठीक है, ये रब कर देते हैं। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अच्छा अब क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन साइलेंट है, ओल्ड रेशियो मिसिंग है, तो ओल्ड रेशियो मिसिंग है तो एज्यूम करते हैं इक्वल 1-1, क्योंकि ओल्ड रेशियो मिसिंग है, साइलेंट है क्वेश्चन, तो ओल्ड रेशियो 1-1। और क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होगी? ओल्ड रेशियो के इक्वल। और क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल है इसलिए 1-1 हमने ले लिए। तो ये 7500 है, ठीक है। तो 7500 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये आएगा 3750। तो ये आपके पास जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे ज़्यादा इजी अकाउंट है। आपने इस चैप्टर में आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, उसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली 2 ही चीज़ें आती हैं रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से, तो बट बैलेंस शीट भी आ सकती है, लेकिन सबसे आसान रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये सबसे पहला स्टेप है। और अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस निकालने में गलती कर दी तो आगे का सारा आंसर आपका गलत हो जाएगा। देखो इसको सिंपल सा तरीका है, आपको कभी भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो, सिंपली आपको ये समझना, जितनी भी फायदे की बात है ना, वो आप सारी यहाँ पे लिखोगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। किसी भी रीजन से फायदा हो रहा है आप क्रेडिट में लिखोगे, किसी भी रीजन से अपने को नुकसान हो रहा है तो वो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। और इस अकाउंट को बनाते हुए कौन सी चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना है वो चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो अब फायदा यहाँ पे किस सेंस का, मान लो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई, अगर अपने पास कोई एसेट है और उसकी वैल्यू 10,000 रुपये से बढ़ गई, तो ये एक फायदा है कि नुकसान है? तुम बताओ। अगर एसेट मतलब मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, स्टॉक, इनकी वैल्यू बढ़ गई तो ये फायदे की बात है। तो जितने से वैल्यू बढ़ेगी वो अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, जितने से वैल्यू बढ़ेगी वो। लेकिन अगर मान लो अपनी एसेट की वैल्यू कम हो गई किसी रीजन से, ठीक है, किसी रीजन से अपनी एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो ये एक नुकसान की बात है, ठीक है। तो ये आपका लॉस है, डेबिट में जाएगा। अब तुम ये सोचोगे यार कम ज़्यादा तो 11th में भी हो सकता था, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बना रहे, इसकी नीड क्या है? तो आपको ये समझना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट की जो नीड है, नीड मैं अब तुम्हारे को बहुत ध्यान से एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो यहां पर मैंने एक टाइमलाइन ले ली है, ठीक है। अब ये बीच में अपने पास कोई डेट ऑफ एडमिशन है, और डेट ऑफ एडमिशन से ये पहले का टाइम पीरियड हो गया और ये वाला डेट ऑफ एडमिशन के बाद का टाइम पीरियड हो गया। तो ये अपना डेट ऑफ एडमिशन से पहले का टाइम पीरियड हो गया। न्यू पार्टनर का नाम ले लेते हैं, भाई सी है, न्यू पार्टनर का नाम ले लेते हैं सी, और ये अपना डेट ऑफ एडमिशन के बाद वाला टाइम पीरियड हो गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं भाई, अगर पहले हमारे 2 पार्टनर्स थे ए और बी, तो ए और बी के बीच में मैंने ऐसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले ली 3:2, ठीक है। एडमिशन से पहले 2 पार्टनर थे, इनकी पीएसआर ले ली 3:2। एडमिशन के बाद अब 3 पार्टनर्स हो गए, तो इन तीनों की पीएसआर अब 3:2:1 मैंने ऐसी रैंडमली ले ली कि नया पार्टनर है उसको भी कुछ तो हिस्सा देंगे, तो 3:2:1 मैंने यहाँ पे पीएसआर ले ली। अब आपको एक बात ये समझनी है कि जो डेट ऑफ एडमिशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि एडमिशन से पहले, इस दिन से पहले मान लो किसी भी तरीके का प्रॉफिट है, किसी भी तरीके का लॉस है, वो किसको देना चाहिए? आप खुद सोचो, एडमिशन से पहले तो ए और बी थे, तो जब तक ए और बी ने अपनी फर्म में काम करा है तो तब तक उन्होंने जो भी पैसा कमाया या किसी भी तरीके का नुकसान हुआ है, किसी भी रीजन से हुआ है, वो उन्हीं में ही बांटना चाहिए। आई बात समझ में? और एडमिशन के बाद जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है तो वो किस में बटेगा? जो भी एडमिशन के बाद अपने पास पीएसआर होगी, तो एडमिशन के बाद पीएसआर, न्यू पीएसआर होती है जिसमें तीनों पार्टनर्स होते हैं, तो वो इन तीनों में बटेगा। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई एडमिशन वाली डेट तक अगर किसी भी एसेट में या किसी भी लायबिलिटी में उतार चढ़ाव आया है, कोई वैल्यू ऊपर नीचे हुई है, तो उसकी वजह से अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में बांटना चाहिए, क्योंकि इस दिन नया पार्टनर आ रहा है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे ना तो होगा क्या, ये वाला जो प्रॉफिट लॉस होगा एसेट लायबिलिटी की वजह से, अगर मैं डेट ऑफ एडमिशन से पहले वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं बांटूंगा तो ये वाला प्रॉफिट लॉस बाद में तीनों में बढ़ जाएगा। तो हो सकता है सी को कुछ फालतू में फ्री फंड में फायदा मिल जाए अगर ये प्रॉफिट का हिसाब किताब हुआ, लेकिन लॉस का हुआ तो हो सकता है सी को फालतू में नुकसान हो जाए। तो फेयर रहने के लिए, ठीक है, कि सबके साथ इंसाफ हो, फेयर रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एडमिशन से पहले का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब नीड रीवैल्यूएशन अकाउंट की मैंने आपको समझा दी।
अब यहाँ पे फायदा होगा तो क्रेडिट में, नुकसान होगा तो डेबिट में। वही अपना नॉमिनल अकाउंट वाला रूल नहीं होता, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये तो एसेट की बात हुई। अब मुझे एक बात बताओ, लायबिलिटी मतलब कर्जा, कर्जा अगर कम हुआ तो फायदे की बात है ना भाई, कर्जा माफ हो गया तो फायदे की बात है, तो क्रेडिट में। सिमिलरली कर्जा अगर बढ़ गया, किसी भी रीजन से लायबिलिटी अगर बढ़ गई तो नुकसान की बात है, वो यहाँ पे आएगी डेबिट में। अब यहाँ पे कुछ ना ऐसे कंफ्यूज करने वाली एंट्रीज आ जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने दो एडजस्टमेंट्स गिवन है, दोनों की लैंग्वेज मिलती जुलती है, लेकिन जो दोनों में मेन चीज है वो क्या है, पहले में कह रहे वैल्यू ऑफ मशीनरी टू इंक्रीज बाय 10,000, ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी होगा यहाँ पे, टू बी इंक्रीज बाय 10,000। एक यहाँ पे वर्ड है बाय, ठीक है, और एक यहाँ पे वर्ड है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी इंक्रीज टू, यानी कि दूसरा वर्ड क्या है, टू। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जब भी हम बाय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन आपको भेज रहा है। जैसे यहाँ पे उसने बोला वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी इंक्रीज बाय 10,000, तो वो क्लियर बोल रहा है बढ़ाना है, इंक्रीज या डिक्रीज वो लिख देगा। तो बाय वाले केस में जैसे आपको जो वैल्यू दिख रही है इसी से आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट, ज्यादा दिमाग लगाना, डायरेक्ट। तो वैल्यू बढ़ानी है, तो वैल्यू बढ़ानी है तो फायदे की चीज हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय मशीनरी अकाउंट, ठीक है, बाय मशीनरी अकाउंट। तो ये कितना है, 10,000, ठीक है, बाय मशीनरी अकाउंट कितना आ गया, 10,000। अब यहाँ पे अगर आपको टू आता है, देखो कभी कभी टू वर्ड आता है, कभी कभी टू की जगह एट वर्ड भी आ सकता है। टू और एट कोई भी वर्ड है, एक ही हिसाब किताब है। जब भी टू और एट आएगा ना तो आपको जो वैल्यू दे रहा है ना वो मार्केट वैल्यू दे रहा है, वो आपको एसेट की मार्केट वैल्यू दे रहा है। तो मार्केट वैल्यू का यहां पर क्या मीनिंग है, आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, हमारे को सॉल्व करते टाइम डिफरेंस लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस का साइन आपको यूज करना पड़ेगा। तो अब यहां पे कह रहे वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी इंक्रीज टू 40,000, मतलब वैल्यू ऑफ मशीनरी की वैल्यू 40,000 तक लेकर आओ। तो फिलहाल कितनी वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब फिलहाल कितनी वैल्यू है, 35,000। तो 35,000 से 40 लेकर आओ तो इनका डिफरेंस क्या, 5,000। तो 5,000 से हमें वैल्यू बढ़ानी है, तो यहां पर हमारे को डिफरेंस लेना पड़ा है। तो यहां पर इसका आंसर होगा बाय मशीनरी, ठीक है, बाय मशीनरी 5,000 रुपीज। तो टू और बाय का डिफरेंस बहुत ध्यान से रीड करना, जल्दबाजी में रीड करोगे गलती हो सकती है। अगली एंट्री यहां पर गिवन है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन पेड बाय एक्स। एक्स अपना कोई पार्टनर है तो उसने भी किया। अब देखो एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन क्या होता है, जैसे मैं एसेट की और लायबिलिटी की वैल्यूज लगा रहा हूं कि भाई एसेट की आज की डेट में क्या वैल्यू है, लायबिलिटी वगैरह का आज की डेट में क्या हिसाब किताब है। तो ये करने में ना कुछ खर्चा हो सकता है मुझे किसी लॉयर को फीस देनी पड़े, हो सकता है मुझे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कुछ फीस देनी पड़े, या किसी तरीके का कुछ खर्चा हो सकता है इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रोसेस को फॉलो करने में। तो वो खर्चा हुआ 3,000। तो अब आइडियली ये जो रीवैल्यूएशन का एक्सपेंस है ना ये फर्म को पे करना चाहिए, ठीक है, फर्म को, यानी कि एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू कैश, फर्म को खुद पे करना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हुआ, पार्टनर ने पे कर दिया। तो अगर पार्टनर ने पे करा है ना तो मेरे भाई हम पार्टनर को ऐसे नहीं कि उसने पे कर दिया तो चलो बढ़िया हमारे पैसे बच गए, नहीं, हम पार्टनर को वो पैसा रीइंबर्स करेंगे, रिफंड करेंगे। तो होगा क्या, हमें अगर पार्टनर को पैसा रिफंड करना है ना तो हम पैसा उसको कैश की फॉर्म में नहीं देंगे, हम उसको कैपिटल अकाउंट में वो पैसा डालेंगे। तो अगर मुझे पार्टनर को पैसा देना है तो उसकी कैपिटल मुझे बढ़ानी है, और कभी भी किसी की कैपिटल मुझे बढ़ानी होगी तो मैं उसकी कैपिटल को करूंगा क्रेडिट। तो यहां पर जर्नल में कहां जाएगा, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। ऑफ फर्म के लिए तो खर्चा है ना भाई, किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं तो फर्म के लिए खर्चा है, तो डेबिट में आ गया। और जर्नल बनाओगे तो क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन टू एक्स, तो एक्स क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब वो कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। तो ये 3,000 आपके यहां पर जाएंगे। अगर आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन होता खाली तो रीवैल्यूएशन टू कैश या टू बैंक हम कर देते। अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की। रीवैल्यूएशन अकाउंट की ना आपको जर्नल लिखने को आ सकती है, तो उस टाइम ना समझ नहीं आता कैसे लिखना। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आपको खाली जर्नल एंट्री करनी है, आपको अकाउंट तो नहीं बनाना, तो आप क्या करना, अकाउंट ना रफ में साइड में छोटा सा बना लेना, ऐसे टी शेप अकाउंट बना लेना, ठीक है, बिना फॉर्मेट के ऐसे टी शेप अकाउंट ऐसे रफ सा फटाफट से बना लेना। कौन सी चीज टू में जाएगी, कौन सी चीज बाय में जाएगी, ऐसे फटाफट से रफ में आप बना लेना अगर जर्नल का क्वेश्चन है। अब कितनी जर्नल एंट्री आपकी बनेगी, तो बेटा आपकी जर्नल एंट्रीज जो बनेंगी ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में, वो टोटल 3 एंट्रीज आपकी, 3 जर्नल आपको लिखनी है, 3 से ज्यादा नहीं लिखनी, कंपाउंड कर देना। अब यहां पर अगर मैं इसकी जर्नल बनाऊं तो मशीनरी अकाउंट, अच्छा इसको हम लोग समझने के लिए यहां पे मैं बिल्डिंग कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम हो रहे हैं तो ये मैं अलग कर लेता हूं। तो मैंने यहां बिल्डिंग कर दिया। अब ये मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, ये जर्नल रीड करनी आ रही है अकाउंट को देख के। अब ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, ये रीड करनी आ रही है, इनको ज्वाइन कर दो। आप 2 एंट्री मत बनाओ, ज्वाइन करो, क्योंकि 2 बार नरेशन लिखनी पड़ेगी, 2 बार डेट डालनी पड़ेगी।
आपको अमाउंट भी ज्यादा लिखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, पेपर आपका लेंदी आता है। तो आप क्या करो, मशीनरी अकाउंट डेबिट करो, ठीक है। लेजर देख के हम यहाँ पर जर्नल बना देंगे। बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट करा, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो ये आपकी फर्स्ट जर्नल हो जाएगी। अच्छा अमाउंट देख लेते भाई, 10,000 और 5,000, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इधर, ठीक है, इसको इधर कर देते हैं। तो 10,000 और 5,000, तो टोटल कितना आएगा 15,000। अच्छा डेट क्या आएगी यहाँ पे, जर्नल में डेट आएगी डेट ऑफ एडमिशन, April 1 या जो भी आपको डेट गिवन होगी वो आप लिखना। जर्नल की डेट क्या आएगी, डेट ऑफ एडमिशन। तो ये हमारी होगी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड जर्नल एंट्री आपकी क्या बनेगी, जो यहाँ से दिख रही है, टोटल 3 बनेगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2x, अगर यहाँ पे और आइटम होंगी ना तो वो भी ले लेना, 2y या कोई भी आइटम होगी, 2 इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी होगा, तो रीवैल्यूएशन 2 सारे एक साथ, ठीक है, सारे लेना, मतलब 3-4 क्रेडिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं, एक एसेट का नाम ले लेते हैं, जैसे स्टॉक, ठीक है, ताकि तुम्हारे को समझ आ जाए। मान लो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू है 7,000। तो अब ये समझने के लिए मैंने लिखा, तो यहाँ पे जर्नल क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2x कैपिटल 2 स्टॉक, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी नेक्स्ट जर्नल एंट्री। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2 एक्सेस कैपिटल 2 स्टॉक, ठीक है। आपको मेक श्योर करना है कि आपको ज़्यादा जर्नल नहीं बनानी, टोटल 3 जर्नल में ही आपको निपटा देना है। तो ये कितने भैया, एक है 3 के, एक है 7 के और दूसरा हो जाएगा 10 के। अब यहाँ पे थर्ड जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट या लॉस की। तो यहाँ पर आप देखो यार, बड़ी साइड क्या है, ये वाली क्रेडिट साइड है ना 15,000, ये तो छोटी है तो 10 है। तो बड़ी साइड अगर फायदे ज़्यादा हैं, फायदे ज़्यादा तो प्रॉफिट होगा। जैसे P&L एप्रोप्रिएशन का आंसर होता था ना, क्रेडिट साइड ज़्यादा होती तो वहाँ पे प्रॉफिट आता था। सेम तरीके से रीवैल्यूएशन में भी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन वाला रूल। तो यहाँ पे 15,000, तो बड़ी साइड का टोटल हमने यहाँ किया 15,000, और इसमें से ये 10,000 गए तो यहाँ पे आएगा 5,000, और हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स और वाई ले लेते हैं, ओल्ड पार्टनर्स। इक्वल रेशियो ले लिया मैंने 2500, ठीक है, इक्वल रेशियो ले लिया 1:1। तो यहाँ पे अब आखिरी जर्नल एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2 एक्सेस कैपिटल 2 वाईएस कैपिटल। लॉस हो जाएगा तो एक्सेस कैपिटल वाईएस कैपिटल डेबिटेड 2 रीवैल्यूएशन, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस एक ही चीज़ आएगी, दोनों तो नहीं आएंगी। तो थर्ड जर्नल एंट्री हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड जर्नल एंट्री हमारी यहाँ पे आ जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2x 2y, ठीक है, 2 एक्सेस कैपिटल 2 वाईएस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉपर लिखना है, 5,000 का था ये, और 2,500 और 2,500। तो ये 3 जर्नल एंट्री से ज़्यादा आपको नहीं बनानी है रीवैल्यूएशन अकाउंट की। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। तो अब हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बहुत सारी वेरिएशंस होती है। तो हर एक वेरिएशन को यहाँ मैंने एक केस मान लिया, अभी जैसे हम केस 1 कर रहे हैं, तो ये आपका एक तरीके से समझ लो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया तो हम जर्नल कैसे लिखेंगे, जर्नल का आपको 3 मार्क का क्वेश्चन डेडिकेटेड आ जाता है। तो जर्नल एंट्री का पूरा लॉजिक बताऊंगा और कैसे कैसे जर्नल में हमें चेंजेस करने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आप एक रूल याद कर लो जर्नल करने का। जो अपना रूल है वो रूल ये क्या है, रूल ये कहता है कि अगर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट आपको किसी भी रीजन से बढ़ानी है, बस ये याद कर लो, तुमसे इस चैप्टर की सारी जर्नल बड़े आराम से होंगी। कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल किसी भी रीजन से बढ़ानी है तो जर्नल में आपको उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। जर्नल में उसको क्या करना है, अपने क्रेडिट करना है। अगर किसी भी रीजन से पार्टनर की कैपिटल आपको गिरानी है यानी कि कम करनी है तो आपको जर्नल में कैपिटल के अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। अब सिंपल सी मैं तुम्हें एक एंट्री बोलता हूं, एक एंट्री है कैश टू कैपिटल, एक एंट्री है कैश टू कैपिटल, ठीक है। इमेजिन करो आपको अगर दोनों में से एक पता हो कि कैश और कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है, अगर आपको ये पता है कि दोनों में से एक का तुम्हें पता है कि भैया कैश तो डेबिट होगा तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, तो अपने आप माइंड में आएगा कि भाई अगर एक पता है डेबिट होगा तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो अब यहां पर अगर आप कैपिटल अकाउंट आइडेंटिफाई कर लेते हो कि वो डेबिट होगा
या क्रेडिट होगा, तो अकॉर्डिंगली दूसरी चीज आपको दूसरी साइड पर डालनी है। आई बात समझ आ? कैपिटल अकाउंट अपना क्रेडिट है, तो दूसरी चीज यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट में। एग्जाम्पल समझाने के लिए, वैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपना अलग अलग होगा। तो अगर आप एक चीज आइडेंटिफाई कर लेते हो पूरे एडमिशन चैप्टर में कि कैपिटल अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है, तो अकॉर्डिंगली दूसरी चीज आपको उस साइड पर रखनी है, ठीक है। जैसे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप डेबिट में डाल दोगे। आई बात समझ में? बट कैपिटल को पहले आइडेंटिफाई करो, ये मेन तुम्हारे लिए की पॉइंट है। अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है 10,000 का, और एज्यूम करते हैं अपने पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है, और इनकी हम लोग ओल्ड रेशियो ले लेते हैं 3:2, ठीक है। अभी नया पार्टनर सी आएगा, बट नए पार्टनर का ना कोई रोल होता नहीं है। इमेजिन करो हमें इंफॉर्मेशन भी है कि भाई सी जो है वो न्यू पार्टनर है, बट जब हम WCR के केसेस कर रहे हैं वहां पे न्यू पार्टनर का कोई रोल ही नहीं है। आपको ये जो भी बैलेंस शीट का डेटा होता है ये ओल्ड रेशियो में बांटना होता है, ठीक है। तो ये हमें ओल्ड रेशियो में बांटना होता है, तो नए पार्टनर से कोई मतलब नहीं। तो WCR है। अब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहे हैं कि या तो आपको क्वेश्चन साइलेंट है, नो इन्फॉर्मेशन मतलब क्वेश्चन की साइड से कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है। तो अगर क्वेश्चन की साइड से इंस्ट्रक्शंस नहीं है ऐसा लिखो, या फिर लिखो नो क्लेम। मान लो वो कह रहा है नो क्लेम, या फिर वो कह रहा है नो इन्फॉर्मेशन, मतलब उसने साइलेंट कर दिया क्वेश्चन। दोनों का आंसर सेम रहता है। आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में बांटना होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बताता हूं। तो जर्नल में हम क्या करेंगे, इसको आंसर लिखते हैं और साथ साथ इसका मीनिंग लिखते हैं। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत डेप्थ में समझाने वाला हूं। रिजर्व का मीनिंग होता है कि प्रॉफिट में से एक हिस्सा निकाला है। रिजर्व क्या एक तरीके से, मान लो जैसे हम सेविंग्स करते हैं, आपको मान लो 1 लाख रुपए की कमाई हुई आपको, तो आपने क्या किया 10,000 रुपए बचा लिए, ठीक है। क्यों बचा लिए? क्योंकि कल को फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है। तो सेम चीज जब फर्म करती है, मान लो फर्म ने 1 लाख रुपए कमाए, उसमें से अगर 10,000 रुपए बचा लिए, सेव कर लिए, तो उसको उन्होंने एक नाम दे दिया रिजर्व। इसीलिए जो रिजर्व है ना वो अलग अलग नाम से दिखते हैं आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हुआ कि वर्कमैन को अगर इंजरी हो गई, हमारी फैक्ट्री में किसी वर्कर का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, या किसी रीजन से उसकी डेथ हो गई, तो उसको कंपनसेट करेंगे हम पैसे देकर। तो पहले से ही मैंने कुछ पैसा साइड पे रखा है कि बाय चांस अगर मेरी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाए तो उस टाइम मुझ पे या हमारी फर्म पे फाइनेंशियल बर्डन ना पड़ जाए। मैं पहले से ही कुछ पैसा साइड रख लेता हूं ताकि अगर हादसा हो तो मेरी तैयारी हो। वैसे ही जनरल रिजर्व मतलब जनरल, किसी भी रीजन के लिए उस रिजर्व को यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मतलब इन्वेस्टमेंट में जब ऊपर नीचे वैल्यू होगी, फ्लक्चुएशन होगी, तो वहां पर हम उस रिजर्व को यूज करेंगे, ठीक है। तो रिजर्व का नाम ही बता रहा है कि वो चीज कहां पर यूज होगी। तो रिजर्व का बेसिकली आपको मीनिंग याद रखना है कि ये क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये एक्चुअली में एक प्रॉफिट का हिस्सा है और प्रॉफिट के अलावा ये कुछ नहीं है। तो इमेजिन करो मैंने 1 लाख में से 10,000 रखे WCR की फॉर्म में कि भैया ये अगर एक्सीडेंट हुआ फैक्ट्री में तो 10,000 रुपये यहाँ से निकालूंगा और जो विक्टिम होगा उसकी फैमिली को हम वो पैसा दे देंगे। लेकिन अगर हादसा ही ना हुआ, इमेजिन करो अगर हादसा ही नहीं हुआ, ये पैसा तो ओनर का है, मालिकों का ही पैसा है, तो ये पैसा मालिक अपने पास ही रख लेंगे, आपस में ही बांट लेंगे। अब ये बांट इसलिए रहे हैं क्योंकि नया पार्टनर सी आ रहा है, इवेंट हुआ, एडमिशन के एक इवेंट है, तो नया पार्टनर हमारी फर्म में आ रहा है, तो ये तो पुराना प्रॉफिट है, तब तो सी हमारी फर्म में था ही नहीं। तो अगर ये पुराना प्रॉफिट हम अभी नहीं बांटेंगे तो कल को जब ये बटेगा तो ए, बी और सी तीनों में बट जाएगा। लेकिन ये सी ने कभी कमाया ही नहीं था, तो क्योंकि फ्यूचर में हम नहीं चाहते कि ये पैसा सी को मिल जाए, एडमिशन हो रहा है, हम नहीं चाहते ये पैसा फ्यूचर में सी को मिल जाए, और अभी तक कोई हादसा हुआ नहीं है हमारी फैक्ट्री में या हमारी फर्म में, तो हम ये पैसा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटने वाले हैं। आई बात समझ? तो पार्टनर के लिए ये क्या है, प्रॉफिट है। तो अब तुम मुझे बताओ कि कोई प्रॉफिट हम पार्टनर को दे रहे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? जस्ट मुझे इतना बताओ कि अगर हम कोई प्रॉफिट पार्टनर को दे रहे हैं तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट देंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ने पे मैंने तुम्हें क्या बताया, कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, तो ए और बी यहां पे होंगे क्रेडिट। तो इतना करने के बाद अब आपको ये समझना है कि अच्छा भाई ये तो समझ आया क्रेडिट होंगे, तो डेबिट क्या होगा? अब डेबिट नहीं पता ना, तो रीजन क्या, जर्नल कर क्यों रहे हम, WCR की वजह से, तो WCR हम करेंगे डेबिट। अब इसके पीछे अकाउंट्स का कौन सा रूल लग रहा है वो भी समझा देता हूं। देखो लाइबिलिटी नेचर की चीज है, ये खत्म हो रही है, बांट रहा हूं ना, तो WCR तो जीरो हो जाएगा ना। अगर 10,000 रुपए का WCR में पार्टनर्स को दे दूंगा तो WCR के अकाउंट में तो 0 रुपीज हो जाएगा, तो लाइबिलिटी खत्म कर दी मैंने, और लाइबिलिटी कम होने पे क्या होती है, डेबिट। ये अकाउंट्स का रूल है, तो इसलिए WCR क्या हो रहा है, डेबिट। तो 10,000 रुपए ये मैं बांट रहा हूं ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में,
तो ये आ जाएगा 6K और 4K। तो इस केस के यानी कि ये हमारा जो है केस नंबर फर्स्ट है, हमारा सबसे बेसिक केस है। तो केस 1 की जो जर्नल एंट्री वो आपके यहाँ पे सामने है। अब हम बात कर रहे हैं केस नंबर 2 की। जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लो। अब आपके पास रिजर्व का अमाउंट मैंने सेम रखा है, रिजर्व वही 10,000 है, मतलब हमारे पास प्रॉफिट कितना एक तरीके से 10,000 है, लेकिन नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बदलाव है, कह रहा है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 4,000। मतलब मान लो हमारी फैक्ट्री में कुछ दिक्कत हो गई, हादसा हुआ और हमने विक्टिम की फैमिली को, ठीक है, जिसको चोट लगी, हमने कहा अच्छा 4,000 रुपए हम तेरे को दे देते, तो 10,000 रुपए का मेरे पास प्रॉफिट था। अब 4,000 तो मुझे किसी को देने हैं, मैंने दिए नहीं है, मुझे किसी को देने हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब कि मेरे पे कर्जा चढ़ गया, मुझे उनको बाद में पैसा चुकाना है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो रूल होता है, लायबिलिटी क्रिएट होती है या लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको करते हैं हम लोग क्रेडिट, और लायबिलिटी जब कम होती है तो उसको हम करते हैं डेबिट। कैपिटल अकाउंट में भी यही रूल लग रहा है, रिजर्व भी लायबिलिटी नेचर है, वहां भी यही रूल लग रहा है, और क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी एक लायबिलिटी है, वहां भी सेम रूल लग रहा है। तो अब यहां पर एक चीज याद रखो, मेरे पास रिजर्व है 10,000, इस 10,000 में से इस 10,000 को ना हमने बांटना है, इस 10,000 को हमने बांटना है। तो कैसे बटेगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम WCC, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इनको तो मुझे देने हैं 4,000, लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट कर, मुझे इनको 4,000 देने हैं। तो 10 में से 4 अगर मैं विक्टिम की फैमिली को दूंगा तो 6,000 बचते हैं हमारे पास। अब ये 6,000 हम किसको देंगे? ये पार्टनर्स में आपस में बटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो अब मेरे पास बच्चे 6,000, 10 में से 4 के ना 6,000 बचे, 6,000 को 3:2 में बांटेंगे, तो 6 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है, 5 से डिवाइड किया तो 1200 आता है। तो ये आ जाएगा 3600 और ये आ जाएगा 2400। तो 6,000 को मैंने 3:2 में बांट दिया, ठीक है। तो अब आप इसको एक बार टोटल करके देखो, 3 और 2 5, 6,000 और ये 4 10,000, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल इक्वल आया है। नेक्स्ट केस पर आ गए। अब रिजर्व 10,000 है, लेकिन यहां पे देखो क्लेम भी अपने पास 10,000 है, यानी कि रिजर्व इक्वल्स क्लेम, मतलब जितना मेरे पास पैसे है उतने पैसे ही मेरे से फैक्ट्री में जो भी हादसा हो, जो भी विक्टिम है, वो उतने पैसे मांग रहा है। तो अब एक बात सुनो, इस जर्नल में हमें क्या बदलाव करना है? देखो अब अपने पास क्या हुआ है कि जितने का अपने पास क्लेम है, ठीक है, जितने का अपने पास क्लेम है उतने का ही अपने पास रिजर्व है। तो क्लेम एक लायबिलिटी है, मांग रहा है, तो मैंने कहा अच्छा मैं तुझे पैसे दे दूंगा, मैंने अभी नहीं दिए, मैं दे दूंगा, तो ये क्या है? एक लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्रिएट हुई है, लायबिलिटी बढ़ी है, इसलिए क्रेडिट। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में 10,000 यहां पे बांटूंगा नहीं, मतलब क्लेम वालों को दूंगा, और मेरे पे 10,000 ही थे। तो यानी कि इस एग्जांपल में जर्नल आपकी होगी है पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया रिजर्व 10,000, लेकिन जो क्लेम है वो 10,000 से भी ज्यादा का आ गया, 12,000 का। मतलब कि मेरी तैयारी थी 10,000 रुपए देने की, मेरी तैयारी 10,000 की थी, लेकिन सामने वाला मेरे से 12,000 मांग रहे, 12,000 वो चाहता है मैं उसको दे दूं। तो मैंने भी कहा चल मैं दे दूंगा, क्लेम कर रहे हैं ना, तो क्लेम कर रहा है 12,000 का, मैंने भी कहा चल मैं दे दूंगा। तो अब मेरे पास नई लायबिलिटी क्रिएट हुई है 12,000 की। तो क्लेम के सामने आप लिखेंगे 12,000 रुपीज, क्लेम के सामने हम लिखेंगे 12,000 रुपीज। अपने पास रिजर्व तो 10 का ही है, ठीक है। तो मेरे पास अगर यार खुद सोचो, किसी को तुम्हें 12,000 देने हैं, 10,000 तुम्हारे पास एक गुल्लक में पड़े हैं, तुम्हें किसी को 12,000 देने हैं, 10,000 तुम्हारे पास किसी एक गुल्लक में पड़े हैं, तो 10,000 उसमें से तो निकालोगे ना। अब 2,000 कैसे देने हैं हमें ये सोचना है। 10 तो हम वहीं से देंगे जितने हमारे पास जहां पर पड़े हैं। तो रिजर्व में 10,000 पड़े, वहां से 10,000 निकाल के इसको दे देंगे। अब जर्नल तो मिसमैच कर रही है, हमें इतना तो पता ही है कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम आता है, इतना तो हमें पता है, लेकिन यहाँ सेम नहीं आ रहा। तो हमारे को यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि डेबिट में एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है 2,000 रुपए की। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट, इन चैप्टर्स में, चेंज इन PSR, इन चैप्टर्स में ये आपके सारे केसेस सेम ही रहने वाले हैं, सिर्फ डिसोल्यूशन में चेंज आएगा, जो आपका लास्ट चैप्टर है, सब में सेम ट्रीटमेंट है। तो अगर आपके पास उम्मीद से, ठीक है, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में भेजना है। याद रखना, हमारी कैपेसिटी 10,000 की थी, उससे ज्यादा का नुकसान हो रहा है, तो आपको उस नुकसान को भेजना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये नुकसान क्या ना, मेरे पास 10,000 थे, किसी को 12 देने, तो 2,000 का नुकसान है, प्रॉफिट थोड़ी है। तो अगर ये नुकसान है तो फर्म क्या करेगी? फर्म ये कहती है, या जर्नल का जब अपने पास क्वेश्चन आता है, तो आप ना नुकसान अपने पास नहीं रखोगे, फर्म नुकसान अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में बांट देगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नुकसान बांटूंगा पार्टनर्स में, तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? सिर्फ ये बताओ।
अगर मैं नुकसान बांटूंगा, मैं किसी को नुकसान दूंगा तो भाई उसकी कैपिटल तो गिरेगी ना। कैपिटल क्या एक तरीके से खाता है, तुम्हारा बैंक में खाता है, तुम्हारे बैंक में अगर मैं पैसे काट लूंगा, नुकसान हो तो पैसे काट लूंगा तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे कम होंगे ना। तो सेम वही चीज है, अगर हम किसी को लॉस देंगे तो उसकी कैपिटल गिरेगी, फायदे की चीज देंगे तो कैपिटल उसकी बढ़ जाएगी। तो अब मैंने यहां पे नुकसान दे दिया, तो कैपिटल कम होने पे होती है डेबिट। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट होंगे यहाँ पे डेबिट। मैं तुम्हें जर्नल करनी सिखा रहा हूं। ए और बी के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। तो सामने क्या लिखेंगे, सामने लिखो रीजन, क्यों इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। तो रीजन क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। तो क्रेडिट कर दो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। तो ये तुम्हारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब ये कौन सी रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। पुरानी फर्म का नुकसान है ना, 2000 रुपए पुरानी फर्म का नुकसान है। ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या है 3:2। तो 2000 को 3:2 में बांटेंगे, 1200 और 800 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये दो जर्नल एंट्रीज। अब आपके माइंड में आएगा क्या ये करनी जरूरी है रीवैल्यूएशन की, बिल्कुल जरूरी है। आप यहां छोड़ोगे तो टीचर के पास एक मौका आ जाएगा कि आपके मार्क्स वो कट कर सकते हो। तो आपने ये दोनों जर्नल एंट्रीज करके आनी है। अब आगे हम इसके अगले केस पर। अगला केस देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको क्वेश्चन में रिजर्व गिवन ही नहीं होगा, ये तो मैंने नील लिख दिया, लेकिन आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें रिजर्व का नामो निशान नहीं होगा, ठीक है। रिजर्व कहीं लिखा ही नहीं होगा, WCR होगा ही नहीं। इन्फॉर्मेशन होगी कि आपके ऊपर फिर भी क्लेम हो गया। भाई अब तुम तैयारी करो ना करो, फैक्ट्री में हादसा तो कभी भी हो सकता है। बात समझ रहे हो, तुम्हारे प्रेपरेशन करने से क्या फर्क पड़ता है कि तुमने पैसे रखे नहीं रखे, हादसा कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्लेम आ गया 5000 का। तो अब मेरी बात सुनो, मैं WCR डेबिट कैसे करूं। WCR डेबिट करने का मतलब है मैं रिजर्व यूटिलाइज कर रहा हूं, रिजर्व में से पैसा निकाल रहा हूं, बट रिजर्व तो यहाँ पे है ही नहीं। तो WCR में डेबिट कर नहीं सकता। लेकिन एक चीज के लिए मैं श्योर हूं, कि मुझसे कोई पैसे मांग रहा है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी चढ़ी है 5000 की। तो पहले मैं क्रेडिट करता हूं, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो पहले मैं यहां पे क्रेडिट करता हूं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो कितने का क्लेम आ गया, 5000 का मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा है। अब ये मैंने जर्नल करी तो यहां पे डेबिट कुछ तो करना था, ठीक है, यहां पे डेबिट कुछ तो करना था। तो अब क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे ऊपर नुकसान हो गया। तो नुकसान अगर हो जाए, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन चार्टर में अगर आपको नुकसान हो जाए और समझ नहीं आ रहा क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में उस लॉस को डाल देना, क्योंकि ये एक इवेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये एक इवेंट है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में इस नुकसान को डाल देंगे। कितने का नुकसान है, 5000 का, ठीक है। अब 5000 का जो नुकसान है फर्म अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में बांट देगी। ये स्टेप जरूर से करना। तो नुकसान बढ़ेगा तो कैपिटल हो जाएगी कम। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट आप करोगे डेबिट। तो ये दो एंट्रीज आपको यहां पे करनी है। और सामने रीजन क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से नुकसान हो रहा है, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट आप यहां पे लिख दोगे। तो 5000 ओल्ड रेशियो में जाता है बेटा ये हमेशा। तो 3:2 आपकी ओल्ड रेशियो, तो 3000 और 2000। तो ये जो है आपका जो WCR है, इसके सारे के सारे केसेस कंप्लीट हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। तो इसके भी जितने भी मैक्सिमम केसेस हैं सारे मैं आपको कराने वाला हूं। देखो हमेशा ना कोई भी, जैसे अगर आपको चीज समझनी है, जैसे अब हमें IFR समझना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व समझना है, तो है तो ये रिजर्व ही, ये बना है प्रॉफिट से। मैं तुम्हें इसका रीजन बता रहा हूं कि इसका जो ट्रीटमेंट हम करते हैं, आखिर ऐसा करते क्यों है, मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो ये जो बेटा आपका रिजर्व होता है, ये पुराने प्रॉफिट से बना है। तो मुझे एक चीज को ध्यान रखना है, मैंने कुछ भी ना नए पार्टनर को नहीं देना। एडमिशन हो रहे हैं ना, तो मुझे पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में बांटना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता भाई सी जब फर्म में था ही नहीं, ये 5000 तो पहले के कमाए हुए जो, तो अगर सी फर्म में था ही नहीं तो ये पैसा सी को मिलना नहीं चाहिए। तो अगर ये पैसा मैं आज नहीं बांटूंगा तो कल को ये फर्म में पड़ा रह जाएगा, और अगर ये फर्म में पड़ा रह जाएगा तो न्यू फर्म में तो A, B और C तीनों में ये पैसा बट जाएगा। तो आज की डेट में इस रिजर्व में से जितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ताकि कल को इस रिजर्व में से सी को कुछ भी ना मिले। क्यों ना मिले, क्योंकि उसने ये पैसा कभी कमाया ही नहीं था, तो हम उसको फ्री में कुछ भी नहीं देना चाहते। तो ये इसके पीछे की थीम है। अब आपको देखो क्वेश्चन में रिजर्व भी गिवन होगा और इसके सामने इन्वेस्टमेंट्स गिवन होगी। तो इन्वेस्टमेंट आपको जैसे 1 लाख दिख रहा है। अब नीचे देखो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। दो तरीके की लैंग्वेज लिखी है, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आए आपका सेम ही आंसर रहने वाला है। तो पहली लैंग्वेज है नो इन्फॉर्मेशन। मान लो इस बारे में कुछ है ही नहीं, नीचे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ आपके ऊपर ऐसे क्वेश्चन है, बैलेंस शीट है या लिखा हुआ फॉर्मेट में आया है। तो अगर नीचे कुछ नहीं लिखा तो भी बात का मतलब सेम है, या फिर वो ऐसा लिख दे कि मार्केट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की क्या है 1 लाख। देखो अब इन्वेस्टमेंट समझो, इन्वेस्टमेंट क्या होता है,
कि मैंने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करा, मान लो मैंने शेयर्स खरीदे, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए 1 लाख रुपीज़ के। तो अब स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, फ्लक्चुएशन, यही तो वर्ड है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, कि जो आपने पैसा लगाया है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर मार्केट वैल्यू 1 लाख है तो इसका मतलब है जितना मैंने लगाया था आज भी वो पैसा मार्केट में इतना ही है। तो अगर मैं बेचने जाऊंगा इन्वेस्टमेंट अपनी तो मुझे 1 लाख ही मिलेगा, यानी कि ना मुझे कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो अब क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई बदलाव ही नहीं आया, तो ये जो रिजर्व है ये मैं पार्टनर में आराम से बांट सकता हूं। इस रिजर्व का मुझे इस्तेमाल कब करना है? अगर मेरी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए से कम हो जाए। याद रखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तब यूज करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट्स की जो मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू आपको अलग से लिखी हुई गिवन होगी, मार्केट वैल्यू के लिए ना ये वर्ड गिवन होगा। तो मार्केट वैल्यू अगर गिर गई ना तो जो नुकसान होगा वो पैसा हम रिकवर करेंगे इस रिजर्व में से। आ रही है बात समझ? इस रिजर्व का क्या यूज हो गया? जो भी हमारा नुकसान हो रहा है मार्केट वैल्यू की वजह से उसको हम रिकवर करेंगे इस रिजर्व में से। तो जर्नल करते हैं। अब IFR मुझे बांटना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं IFR। तो IFR मेरे को बांटना है, तो मेरे पास IFR है 5000, तो 5000 में बांटूंगा। पार्टनर जैसे ये WCR बढ़ता था सेम लॉजिक से यहाँ पे एंट्री है, तो 2A 2B। तो कोई भी अगर हम रिजर्व बांटते हैं तो पार्टनर के लिए फायदा है, उसकी कैपिटल बढ़ती है। रूल्स लिखे, लायबिलिटी वाला रूल, IFR भी एक लायबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट भी एक लायबिलिटी है, सेम रूल लग रहे हैं। IFR खत्म हो रहा है, लायबिलिटी कम होने पे डेबिट, कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट। तो ओल्ड रेशो में बांट देंगे इसको, 3:2 कर लेते हैं। तो ये आपके पास आएगा 2500 आई बात समझ में? तो ये एक जर्नल एंट्री है और इस केस का आंसर सिर्फ यही है। तो अब हम बात करेंगे अपने केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में देखो आपको क्या सिचुएशन एग्जाम में दे सकता है वो, कि इन्वेस्टमेंट्स आपकी 1 लाख है, रिजर्व 5000 है, PSR वो सब डेटा सेम ही रखे मैंने, लेकिन मार्केट वैल्यू देखो, अच्छा ये नो इन्फॉर्मेशन हटाओ। अब अपने पास मार्केट वैल्यू क्या गिवन है? 97,000। अब कह रहे हैं मार्केट में हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी, मतलब मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, आज की डेट में अगर मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे 97,000 मिलेंगे, यानी कि मुझे घाटा हो रहा है, 3000 का नुकसान हो रहा है। तो ये जो 3000 का मुझे नुकसान हो रहा है ना, वो नुकसान का पैसा मैं इस रिजर्व में से निकालूंगा। तो अब आपको एक बात समझनी है, रिजर्व तो मुझे करना है खत्म, तो रिजर्व तो मैंने करना है खत्म। तो अब मुझे एक बात बताओ, 5000 में से 3000 तो मैं इस नुकसान के लिए निकालूंगा, तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट कितना बटेगा? ये प्रॉफिट है, देखा जाए तो रिजर्व क्या है? रिजर्व एक तरीके से प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट 5000 था, 5000 में से 3000 तो यहाँ पे अपने यूज होने वाले हैं, तो 2000 जो है वो बचता है पार्टनर्स में बटने के लिए। तो ये तो बढ़ जाएगा 1200 और 800 3:2 में। अब एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये हमने सेल नहीं करी है, बस इनकी इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू पे अपनी किताब में लिखने वाले हैं। मतलब रियल वैल्यू आज की डेट में इसकी मार्केट वैल्यू, मतलब आज की डेट में इसकी क्या औकात है। अगर बेचने जाऊंगा तो मुझे ये 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, 1 लाख नहीं मिलेंगे, 97 मिलेंगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या 97। तो 1 लाख की चीज आज की डेट में 97 हो गई। तो ये जो इसकी वैल्यू गिरी है, कितने से गिरी है? 3000 से। तो एसेट की वैल्यू आपको उसकी रियल वैल्यू पे दिखानी है। तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट आपको यहां पे लिखना है। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैं एसेट की वैल्यू गिरा रहा हूं। मेरी जो एसेट है, देखो इमेजिन करो मेरी एसेट यहां पे 1 लाख की दिख रही है, तो 1 लाख की चीज को मैं 3000 से गिराऊंगा, 3000 से गिराऊंगा तो वो किस वैल्यू पे दिखेगी? 97,000 पे दिखेगी, और उस वैल्यू पे ही मुझे इन्वेस्टमेंट शो करनी है। अच्छा, रूल क्या लग रहा है? एसेट कम होने पे क्रेडिट। आपको रूल्स याद होने चाहिए। एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, एसेट की वैल्यू अगर गिराते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एसेट की वैल्यू गिराई है तो उतने अमाउंट से क्रेडिट। तो अब यहाँ पर अगर आप अपनी जर्नल देखते हो तो जर्नल आपकी मैच करती है। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट केस पे। ऊपर का डेटा सेम है, बस मार्केट वैल्यू बदली है। मार्केट वैल्यू 95 है, मतलब अब मुझे इन्वेस्टमेंट्स को 95,000 पर लेकर आना है। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा जो नुकसान हो रहा है वो 5000 का नुकसान हो रहा है। तो क्या मैं 5000 का नुकसान सह सकता हूं? क्या मेरे पास इतना रिजर्व है, क्या मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं 5000 का लॉस सह लूं? तो हाँ भाई, मेरी 5000 की ही कैपेसिटी है, ठीक है, रिजर्व 5000 का और 5000 का ही नुकसान है। अगर आप इसका डिफरेंस हो गया 1 लाख में से 95 तो 5000 का अपना लॉस है। तो रिजर्व डेबिट, रिजर्व में से 5000 रुपए निकाल रहा हूं और साथ साथ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही है ना भाई, इन्वेस्टमेंट्स मेरी 1 लाख पे दिख रही है, मैं चाहता हूं 95 पे दिखे। तो कैसे दिखेगी? उसकी वैल्यू 5000 से गिरानी है। तो एसेट की वैल्यू अगर गिरानी है तो कम कर रहे हैं, तो यानी कि आपको एसेट को क्रेडिट करना है। एसेट की वैल्यू गिरानी है तो एसेट कम होने पे होती है क्रेडिट। यहाँ पे देखो, लायबिलिटी कम होने पे डेबिट होती है,
लेकिन एसेट अगर मुझे कम करनी है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 5,000 से मैंने यहाँ पे कर दी कम। और क्या प्रॉफिट बटेगा भाई, अगर 5,000 रुपये मेरे पास बांटने के लिए हैं और 5,000 का नुकसान हो जाए तो बांटूंगा क्या, कुछ भी नहीं बांट पाऊंगा। तो यानी कि पार्टनर के पास कुछ भी नहीं इस बार डिस्ट्रीब्यूट होने वाला। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस की। अब यहाँ पे देखो ऊपर का डेटा अगेन मैंने सेम रखा है, मार्केट वैल्यू 90,000 हो गई, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 10,000 से गिर गई। अब आपको इन्वेस्टमेंट्स को शो करना है 90,000 पे, ठीक है, मार्केट वैल्यू पे शो करना है। तो अगर 1 लाख की चीज को 90,000 शो करना है, मतलब गिरावट आ गई 10,000 की, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट्स कितने से गिर गई, 10,000 से इन्वेस्टमेंट्स गिर गई। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या मेरी 10,000 का नुकसान सहने की कैपेसिटी थी, क्या मेरी कैपेसिटी थी, तो मेरी कैपेसिटी तो यहाँ पे 5,000 की थी। तो 5,000 की कैपेसिटी थी तो 5,000 तो यहाँ से यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन अब ओवर नुकसान हो रहा है। ओवर नुकसान कितना हो रहा है, 10,000 रुपये था, ठीक है, मेरे एक्चुअल लॉस, 5,000 का नुकसान मैंने रिजर्व से ले लिया। तो बैलेंसिंग फिगर का जो लॉस है वो मैं डाल दूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में होता था, सेम तरीके से यहाँ पे उम्मीद से ज्यादा जब अपना नुकसान हो जाएगा तो हम उसको डाल देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगेन रीवैल्यूएशन का लॉस फर्म अपने पास ही रखेगी, पार्टनर्स में बांटेगी। तो लॉस बढ़ रहा है तो कैपिटल अपने कम होने वाली है, तो कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो ए कैपिटल, बी कैपिटल आपको करने हैं डेबिट, और क्रेडिट यहां पे आपने करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीजन, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट रीजन। तो 5,000 की वैल्यू है रीवैल्यूएशन की, 3:2 आपकी ओल्ड रेशो है, ठीक है। तो आराम से 3,000 2,000 ये बट जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस जरूर कर देना, नहीं तो मार्क्स वगैरह टीचर्स आपके काट लेते हैं। तो ये 2 एंट्रीज आपको यहां पर करनी है। अब हमारे पास एक और केस है। अब इस केस में देखो सबसे डिफरेंट चीज हुई है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख थी और इस बार हमें फायदा हो गया, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई। हमारी इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में अगर हम आज बेचते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 1,15,000। तो यानी कि मुझे इन्वेस्टमेंट्स अभी जो मेरी बुक्स में 1 लाख की दिख रही है वो शो करनी है 1,15,000 पे, यानी कि वैल्यू बढ़ानी है। अब तक हमने एक बार भी वैल्यू नहीं बढ़ाई, तो वैल्यू बढ़ाने में कैसे करना है, आप एक बात समझो, अगर आपको वैल्यू बढ़ानी है तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी तो डेबिट होगा, ठीक है। एसेट कम होने पे क्रेडिट होता है, लेकिन एसेट की वैल्यू अगर बढ़ानी हो तो डेबिट करते हैं। तो एसेट अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है 15,000 से, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दो। अच्छा, अब ये तो फायदा हो गया। अब क्योंकि ये एक फायदा है तो फायदा कहां जाएगा, समझ नहीं आ रहा था, रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको फायदा या नुकसान डालना है। तो सामने वाली साइड में आप रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख दो। आपको जब भी समझना है कि फायदा नुकसान कहां डालना है, तो जो साइड आपकी बैलेंसिंग फिगर है, अभी हमें बैलेंसिंग फिगर है ना 15,000 पता है, अब यहाँ क्या आएगा 15,000 ही आएगा, तो इधर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट डाल दो। तो ये एक तरीके से प्रॉफिट है। अच्छा, प्रॉफिट अब हम अपने पास ही रखेंगे, हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांटेंगे। तो अगर प्रॉफिट बटेगा तो मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट बटेगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे ना भाई। अगर मैं फायदे की चीज दे रहा हूं तो पार्टनर कैपिटल बढ़नी चाहिए, तो कैपिटल बढ़ने पे होती है क्रेडिट। तो 2A और 2B, तो यहां पे A और B का कैपिटल अकाउंट यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास सामने आएगा रीजन, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, कितने से वैल्यू बढ़ रही है, 15,000 से, ठीक है। तो 15,000 हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। और 3:2 में बांटना है इसको, यानी कि 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 3 9 और इधर आएगा 6, ठीक है, 3 2 6। तो ये हमने यहाँ पे करा। अच्छा, अब एक काम और करना है यहाँ पर। अभी तक हमने, हमारे पास ना IFR बचा हुआ रह गया, हमने IFR को तो ट्रीटमेंट ही नहीं किया। अब मुझे एक बात हो, मेरे पास कोई प्रॉफिट पड़ा है और उस प्रॉफिट का तो यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखो, इन दोनों जगहों पर IFR का तो यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो ये जो प्रॉफिट बचा हुआ है हम इसको पड़ा नहीं रहने देंगे, हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड रेशो में। तो एक जगह में यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएट करता हूँ और एक एंट्री इसकी यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब हम IFR बांटेंगे वैसे ही बांटेंगे जैसे आपको बांटना आता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये प्रॉफिट है एक तरीके से, ये बटेगा पार्टनर्स में तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल बढ़ने पे करते हैं क्रेडिट, ठीक है। आप मेरे साथ साथ रिपीट करोगे ना जब कि जो भी मैं रूल्स बोल रहा हूँ, तो आपको बहुत आसानी से जर्नल पे कमांड बन जाएगी, ठीक है। तो IFR 5,000 है, ओल्ड रेशो में ये जाएगा, ठीक है। तो 3:2 है, तो 3,000 और 2,000। तो ये 3 जर्नल एंट्री हमें करनी थी इस पर्टिकुलर केस में। तो अब हम बात करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के सारे केसेस की। लगभग 8 केसेस आज हम डिस्कस करेंगे।
तो अभी ये फर्स्ट केस है अपना। अब ध्यान से देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको क्वेश्चन वाला फॉर्मेट गिवन है, और जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपको लॉन्ग फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जिसमें रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, 6 मार्क्स का पे क्वेश्चन आता है। अब बैलेंस शीट आएगी नहीं आएगी उसका देखो अभी नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से आपको करके जानी चाहिए। ये मत सोचो कि घर से ही हम छोड़ के जाएंगे बैलेंस शीट, ऐसा मत करो। हो सकता है आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का ना आंसर वो अपने क्वेश्चन में दे दे और सीधा बोल दे पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करो। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आपको केसेस गिवन होंगे, तो यहां पर मान लेते हैं हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये केस 1 है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मान लेते हैं हमारे को क्या गिवन है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें क्रिएट करना है एट 10% पर एनम, ठीक है। तो हमारे को ये अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, ऊपर डेटर्स गिवन है, सबसे आसान सा केस है और कुछ है नहीं यहाँ पे, पुराना ओल्ड प्रोविजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 8000 का 10% आप प्रोविजन क्रिएट करोगे तो कितना आएगा, 800 आएगा। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप ये यहाँ लिख दोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। नुकसान की बात है तो वो यहाँ पे जाएगा डेबिट में, ठीक है। फायदे की बात अगर होती तो क्रेडिट में जाता। अच्छा, बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, डेटर्स आप दिखाओगे यहाँ पे, माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा बेटा एक बात याद रखना, डेटर्स कभी कभी ना अंदर भी वैल्यू गिवन होती है फिर प्रोविजन माइनस होता है। हमें हमेशा जो डेटर है की वैल्यू लेनी है ना वो अंदर वाली लेनी होती है। तो यहाँ पर तो एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे 8000 ही आप यहाँ पर उठा लोगे, तो 8000 माइनस 800, ठीक है, ये माइनस है ब्रैकेट में शो कर देंगे और हमारा बाहर आंसर आएगा 7200। अच्छा अगर कोई पूछे जर्नल क्या लिखे भाई, तो आपने जर्नल सीधा ये लिखनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये देख के आपको जर्नल एंट्री फॉर्म करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट देख के आप जर्नल फॉर्म कर लेना और आपकी जर्नल एंट्री भी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड केस की। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो, डेटर्स 1 लाख के गिवन है, प्रोविजन कितने का गिवन है यहाँ पे 4000 का। मतलब इसका मीनिंग है कि मुझे लगता है, प्रोविजन का मीनिंग है मुझे लग रहा है 4000 रुपए मेरे डूबने वाले, मुझे 4000 रुपए नहीं मिलेंगे, तो 96,000 मिल जाएंगे। अब ये जो 1 लाख है इसको बोलते हैं ग्रॉस डेटर, ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये 1 लाख, इसको बोलते हैं ग्रॉस डेटर, ठीक है। ग्रॉस डेटर बड़ी काम की फिगर है, इसके मतलब ग्रॉस डेटर को ही ना हम यूज करके सॉल्विंग करेंगे। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बैड डेट्स कितनी होगी, रियलिटी में कितना पैसा डूब गया, 10,000 रुपए डूब गया। अब मेरी बात सुनो, कोशिश करो जब भी आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, जब भी आप कंफ्यूज हो इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले बैलेंस शीट में इफेक्ट क्या आएगा वो समझ लेते हैं। एक बार ही बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा क्या आएगा वो समझ गए ना, तो रीवैल्यूएशन का इफेक्ट आप बड़ी जल्दी निकाल लोगे। तो पहले कोशिश करो बैलेंस शीट निकालो। अब यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू हमेशा लिखते हैं ग्रॉस, मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, हमेशा ग्रॉस की हेल्प से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो डेटर्स की मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली ग्रॉस। इसके बाद इसको आप करोगे इग्नोर, जब हम न्यू बैलेंस शीट, हम आंसर की जब बैलेंस शीट बनाएंगे इस वैल्यू को आप करोगे इग्नोर। आप नीचे देखो आपका टोटल नुकसान कितना हुआ, हमारा पैसा डूबा कितना, टोटल नुकसान कितना हुआ 10,000। तो बैड डेट्स है यहाँ पे, तो माइनस बैड डेट्स, ठीक है, माइनस बैड डेट्स 10,000 का हमारा हो गया नुकसान। तो बैलेंस शीट में मेरे अब डेटर्स दिख रहे हैं 90,000 रुपीज के। आई बात समझ में। अब रीवैल्यूएशन में कैसे फिगर लिखते हैं, यहां पे आपको आंसर में देखना, और आंसर में देख के मुझे ये पता चल रहा है मेरा 10,000 रुपए डूबा। लेकिन अब आप इसको देखो प्रोविजन को, क्वेश्चन में जो प्रोविजन है इसका मीनिंग क्या है कि मुझे ऐसा लगता है 4,000 रुपए डूब सकते हैं। मैं इतने नुकसान के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। अगर 4,000 का नुकसान हुआ था मेरे लिए नई बात नहीं थी, मैं रीवैल्यूएशन में कुछ ना दिखाता अगर 4,000 के नीचे बैड डेट्स होती। बट यहाँ पे बैड डेट्स नीचे 10 के, यानी कि जो टोटल नुकसान है वो 10 का है। 4,000 के लिए मैं तैयार था, तो एक्स्ट्रा कितना नुकसान हुआ, एक्स्ट्रा नुकसान हुआ 6,000 का। तो वो 6,000 रुपए मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट 6,000 रुपीज। तो अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 की। अब यहाँ पे देखो डेटा क्या गिवन है, डेटर्स गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है 1,06,000, ग्रॉस डेटर 1 लाख है। नीचे देखो एडजस्टमेंट पढ़ो, कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, PFDD मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना रखना है, इज मेंटेन। मेंटेन मतलब आपको रखना है, नया नहीं क्रिएट करना है, मेंटेन करना है। मेंटेन कितना करना है, 10% ऑन डेटर्स, क्योंकि ऑलरेडी कुछ प्रोविजन यहां पर दिख रहा है, तो नया नहीं बता रहा हूं, कह रहे हैं मेंटेन करो। अच्छा अब ये किसका मेंटेन करें, हमारे पास 2 वैल्यूज है 1 लाख और बाहर दिख रहा है हमारे को 94,000। मैंने आपको बताया ग्रॉस डेटर, हमेशा ग्रॉस डेटर पे कैलकुलेशन करेंगे। ग्रॉस डेटर मतलब अंदर वाली वैल्यू, अंदर वाली वैल्यू क्या 1 लाख, तो 1 लाख का 10% अपने को करना है प्रोविजन। पहले आप हमेशा बैलेंस शीट बनाओ, तो डेटर्स 1 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका 10% कितना है 10,000, ठीक है। तो ये आपकी पहले बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओगे ना तो रीवैल्यूएशन में क्या वैल्यू लिखनी है बड़ी आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो 10,000 है, ये हमारा एक तरीके से नुकसान की फिगर है। टोटल नुकसान कितना दिख रहा है 10,000, लेकिन ऑलरेडी प्रोविजन 6 का था, 6 का प्रोविजन तो ऑलरेडी था। आंसर में दिख रहा है हमने 10 का बनाया है, तो बढ़ा कितना, प्रोविजन की वैल्यू बढ़ी कितनी, पहले 6 थी
अब 10 होगी, तो 4000 से प्रोविजन बढ़ गई। तो ये एक तरीके से क्या है, नुकसान है। प्रोविजन बढ़ना नुकसान है। प्रोविजन का मीनिंग है कि मेरा इतना पैसा डूब सकता है, तो अगर ये बढ़ गया ये वैल्यू तो मेरा नुकसान हो गया ना। तो यहां पर हम 2 बैड डेट्स लिखे, ये पुराने वाले क्वेश्चन का लिखा है, तो हम यहां लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4000 रुपीज। तो ये केस आपका डन। अब हम आ गए केस नंबर 4 पे। यहां पे डेटा देखो आपको क्या कह रहे हैं, डेटर्स 1 लाख है, प्रोविजन कितना है 14,000 रुपीज। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रोविजन वही 10% है। आप प्रोसेस देखो, आप वैल्यूज को मत देखो, आप 1 मिनट के लिए प्रोसेस समझो। 1 लाख रुपए ग्रॉस डेटर पे मैंने बोला कैलकुलेशन करेंगे, तो पहले बैलेंस शीट पे हम काम करेंगे। प्रोविजन 10% है, तो 1 लाख का 10%, तो यानी कि हमारे को जो प्रोविजन नई फॉर्म में, ठीक है, या न्यू बैलेंस शीट में करना है, वो इस 1 लाख का 10% करना है, यानी कि 10,000 रुपीज। तो ये हमने करा प्रोविजन। यहाँ पे हमेशा ग्रॉस डेटर लेते हैं जो कि है 1 लाख। तो आपके पास बैलेंस शीट में वैल्यू आ गई डेटर्स की 90,000 रुपीज। ठीक है, इतनी बात आई समझ। अब हमें कंपेयर करके ये पता लगाना कि रीवैल्यूएशन में क्या जाएगा। तो यहां पर मेरे को ऑलरेडी प्रोविजन दिख रही है 14 की, जो हमने ऑलरेडी मेंटेन करी हुई है। हमें करनी कितनी मेंटेन है, 10,000, हमें 10,000 मेंटेन करनी है। तो मैंने ऑलरेडी ज्यादा मेंटेन कर रखी है, तो मेरे को 10,000 करनी है। तो मैं अपनी प्रोविजन की वैल्यू गिराऊंगा कि भाई मैंने ज्यादा मेंटेन कर दी है, कम करनी है। तो 4,000 से मेरे को प्रोविजन अपनी कम करनी है। तो प्रोविजन कम करनी है, तो यानी कि ये तो फायदा हो गया ना कि अब मेरा पैसा कम डूबेगा। मुझे ऐसा लगता है भाई मेरा पैसा कम डूबेगा, तो प्रोविजन कम करना फायदा हो गया, तो क्रेडिट में करेंगे बाय PFDD 4,000 रुपीज। अब आ गए हम अपने नेक्स्ट केस पे। देखने में हो सकता है ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन ये बहुत आसान है। आप वही अप्रोच फॉलो करो जो मैं आपको हर बार करा रहा हूं। अप्रोच के अपनी पहले बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे, फिर हम अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री करेंगे। देखो भाई, डेटर्स दिख रहे हैं, प्रोविजन मतलब ऑलरेडी हमने कुछ प्रोविजन मेंटेन किए। तो ग्रॉस डेटर की वैल्यू क्या है 1 लाख। बाहर अपने पास नेट डेटर होते हैं, तो उनको नहीं देखना, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमें ग्रॉस डेटर चाहिए होता है। कह रहा है बैड डेट्स अमाउंट्स टू 5,000। नीचे जो लिखा होता है ना एडजस्टमेंट में, ये आपका वो नुकसान होता है जो बैलेंस शीट में जाता है। बहुत ध्यान से सुनो, नीचे जो डेटा होता है ये वो चीज है जो आपको सीधा बैलेंस शीट में भेजनी है। हमारे को स्टार्टिंग कैसे करनी है, ऊपर से ग्रॉस डेटर उठाया, तो ग्रॉस डेटर की वैल्यू उठाई ऊपर से। अब इसके बाद यहाँ पे जो बैड डेट्स और प्रोविजन माइनस करना है ना, वो नीचे से एडजस्टमेंट में से एज इट इज माइनस मार दो। तो यहाँ पे मेरे पास बैड डेट्स कितना दिख रहा है, बैड डेट्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है 5,000। ये एज इट इज हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो ये 5,000 माइनस होगा। तो ये मेरा करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है 95,000 रुपीज। ठीक है, ये कितना आ रहा है 95,000 रुपीज। इसके बाद मैं इसमें से माइनस करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब यहाँ पे लैंग्वेज कह रहा है कि बैड डेट्स आपने माइनस करने 5,000, बैड डेट्स क्या करने 5,000, एंड प्रोविजन ऑफ 10% इज मेड ऑन रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब है ये 95,000, 1 लाख में से प्रोविजन माइनस किया, अब जो बचा उस वैल्यू पे आपको 10% निकालना है। तो 95,000 का 10% होता है 9500। तो ये मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, अकाउंट्स में माइनस के लिए ब्रैकेट बना देते हैं। 95,000 में से ये जाएगा तो ये आएगा 85,500। आया समझ। अब ये तो हमने बैलेंस शीट वाला पोर्शन किया, अभी रीवैल्यूएशन बचा है। रीवैल्यूएशन में क्या जाएगा, अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मेरे पास टोटल नुकसान कितना है। मेरा टोटल नुकसान है यहाँ पे बैड डेट्स का और PFDD का। तो मेरा जो टोटल नुकसान है, एक ये 5,000 है ये वाला बैड डेट्स का, तो ये मेरा एक नुकसान है बैड डेट्स का। और उसके बाद मेरा प्रोविजन का नुकसान है 9500 का। तो मेरा जो टोटल नुकसान है, मैं इनको अगर प्लस करता हूं तो ये कितना आ रहा है, इनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये आ रहा है 14,500। तो मेरा जो टोटल नुकसान है वो है 14,500 का। अब मेरी प्रिपरेशन कितनी है, नुकसान सहने की मेरी प्रिपरेशन कितनी है, खाली 5,000। PFDD में जो है प्रोविजन है कि मैं इतना नुकसान सह सकता हूं, तो 5,000 का तो मैं नुकसान सह लूंगा। तो ये 5,000 का तो मैंने बैड डेट्स इसमें से सह लिए, 14,500 में से 5,000 के बैड डेट्स तो मैंने सह लिए। तो ये है मेरा फ्रेश नुकसान, जो नया नुकसान है। तो ये जो न्यू नुकसान है, जो हमारी उम्मीद से एक्स्ट्रा बाहर आके नुकसान हो गए, ये आपका रीवैल्यूएशन में जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक बात हो, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जाएगा 9500, या फिर यहाँ पे टू बैड डेट जाएगा 9500। ये जरा सोचो और मुझे बताओ यहाँ पे क्या जाएगा। आप बहुत ध्यान से देखो, जो 5,000 का बैड डेट्स है वो तो इस प्रोविजन ने कंज्यूम कर लिया ना, तो अपने पास जो एक्स्ट्रा नुकसान है वो प्रोविजन का नुकसान है। ये चीज समझ में आनी चाहिए, अपने पास जो एक्स्ट्रा नुकसान है वो प्रोविजन का नुकसान है। तो यहाँ पे बैड डेट्स नहीं जाएगा, ठीक है, बैड डेट्स नहीं जाएगा। ये जो जाएगा वो प्रोविजन का ही 9500 जाएगा। अब बारी आ गई हमारे नेक्स्ट केस की। यहाँ पे देखो डेटर्स वही ग्रॉस डेटर्स 1 लाख है, प्रोविजन की वैल्यू है 20,000 और आपके पास बाहर आ गए 80,000। ग्रॉस डेटर 1 लाख आप यूज करोगे सॉल्विंग पर्पस के लिए। जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन टेढ़ी मेढ़ी लगे भाई, पहले आपने बैलेंस शीट सॉल्व करनी है, बाद में रीवैल्यूएशन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे बैड डेट्स कह रहे हैं 12,000, आपने स्टार्ट करने ऊपर ग्रॉस डेटर लेने यहाँ पे 1 लाख के, ठीक है,
और उसके बाद ये जो है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये हमारा नुकसान होता है, इसको आपको एज इट इज यहाँ पे मारना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट करना है। तो बैड डेट्स कितना है 12,000, तो यहाँ पे मैंने करा बैड डेट्स 12,000 यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये नुकसान है। तो जब मैंने यहाँ पे बैड डेट्स माइनस किए 12,000 के, 1 लाख में से ये 12,000 माइनस किया तो ये आएगा 88,000, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं 10% प्रोविजन नॉन रिमेनिंग डेट। रिमेनिंग का मतलब क्या है, 1 लाख में से बैड डेट्स माइनस करी, जो नया वैल्यू है इस पे आपको प्रोविजन बनाना है। तो इसमें से हम प्रोविजन माइनस करेंगे और ये हमारा आएगा 8800, ठीक है। तो ये हमने माइनस करा है और ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 79,200 रुपीज़, ठीक है, ये माइनस किया और ये इतना आएगा। अब आपको रीवैल्यूएशन में कैसे निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। पहले आपको ये बैलेंस शीट में से ना टोटल नुकसान निकालना है कि हमारा टोटल नुकसान कितना। अब नुकसान क्या होता है, बैड डेट्स 12,000 के और ये जो प्रोविजन 8800 का, इसको प्लस करो। तो पहले अपने पास बैड डेट्स है, बैड डेट्स है अपने पास 12,000 के, उसके बाद हमारे को यहाँ पे प्रोविजन दिख रहा है, ठीक है, हमारे को प्रोविजन दिख रहा है 8800 का। तो अपना जो टोटल नुकसान है वो है 20,800 रुपीज़ का, ये अपना है टोटल नुकसान, ठीक है, ये अपना क्या है टोटल नुकसान। अब चेक करो मेरे पास कितनी कैपेसिटी है, नुकसान सहने की मेरी कैपेसिटी कितनी है, 20,000 रुपए की कैपेसिटी है। अब ध्यान से देखो 20,000 रुपए की तो नुकसान सहने की कैपेसिटी थी, हुआ टोटल नुकसान 20,800 का, तो मेरी उम्मीद से ज्यादा कितना हुआ, इनका डिफरेंस यानी कि खाली 800 रुपए का। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 800। अगेन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखे या 2 बैड डेट्स लिखे, ये जरा सोचो। तो आपको जब ये चीज पता करनी कि यहाँ पे बैड डेट्स आएगा या प्रोविजन आएगा, पहले देखो बैड डेट्स तो कंज्यूम हो गए ना, बाद में क्या लिखा है, बाद में प्रोविजन लिखा है। तो प्रोविजन की वजह से हम अपनी कैपेसिटी को एक्सीड करें ना, हम प्रोविजन 8800 की है इसीलिए तो मेरा आंसर 20,000 से ज्यादा है। तो प्रोविजन की वजह से मैं अपनी कैपेसिटी, जो नुकसान सहने की कैपेसिटी थी, उसको एक्सीड करा है, तो यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा। तो ये केस अपना डन है। नेक्स्ट केस समझेंगे। अब यहाँ पे देखो आपके पास प्रोविजन का वैल्यू बढ़ाकर कितना हो गया, 25,000 हो गया। तो डेटर्स 1 लाख, ग्रॉस डेटर्स 1 लाख, प्रोविजन का वैल्यू 25,000, बाहर आएगा 75। नीचे एडजस्टमेंट नहीं हो गया, बैड डेट्स अमाउंटेड टू 12,000 और प्रोविजन है 10%। नीचे वाला एडजस्टमेंट सेम है पहले जैसा। तो आपको हमेशा कैसे करना है, ऊपर से ग्रॉस डेटर लेने हैं, नीचे से नुकसान लेने हैं और शुरू हमेशा बैलेंस शीट से करना है। ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ये हमने यहाँ पे लिखे डेटर्स, पहले माइनस करते हैं यहाँ पे बैड डेट्स, ठीक है, ये तो पहले जैसे बैड डेट्स माइनस करें 12,000, तो ये आ जाएगा 88,000। इसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन, सेम पहले जैसे प्रोविजन रिमेनिंग पे निकालना है, तो 88,000 का 10% होगा 8800। तो ये मैंने यहाँ पे माइनस किया, तो ये आ जाएगा अगेन 79,200। अब अगेन आपको देखना है टोटल नुकसान कितना हुआ। टोटल नुकसान ये है, टोटल नुकसान है एक ये रहा, ठीक है, बैड डेट्स, ठीक है, और दूसरा ये रहा, ठीक है, इनको आपको दोनों का प्लस करना है 12,000 और 8800 को, ठीक है। तो आपका टोटल नुकसान आ जाएगा। तो ये एक मिनट ये क्लीन कर देते हैं। तो 12,000 और 8800 ये आपका कितना आएगा, 20,800। तो ये है हमारा टोटल नुकसान। तो अब मेरे पास नुकसान सहने की कैपेसिटी कितनी है, इस क्वेश्चन में कैपेसिटी ज़्यादा है, अपनी 25,000 तक की कैपेसिटी है नुकसान सहने की, लेकिन हमारा तो नुकसान ही सिर्फ 20,800 को है। यानी कि अभी इनका जो डिफरेंस है 4,200 हमने क्या करा हुआ है, ज़्यादा प्रोविजन क्रिएट करे हुए जितनी रिक्वायर्ड है। देखो प्रोविजन तो थोड़ी सी रिक्वायर्ड है, बट यहाँ से नहीं समझ आ रहा, यहाँ से समझ आ रहा है। टोटल नुकसान 20,800 का है और 25,000 रुपए तक की प्रोविजन है। अपने कैपेसिटी क्या है 20,800 और इसका डिफरेंस लिया, तो हमारे को ये समझ आ रहा है कि उतने अमाउंट से हमने ज़्यादा प्रोविजन क्रिएट करी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोविजन यहाँ पे कम, प्रोविजन कम करेंगे तो फायदे की बात है, और इसका डिफरेंस है 4,200 और ये हम यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है। ये हम यहाँ से, ये तो पुराने क्वेश्चन का था, तो ये हमने यहाँ से हटा दिया, तो ये आ गया बाय PFDD 4,200। अब बात करेंगे हम अपने 8th केस की। तो ये अपना लास्ट केस है। ये केस बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में, आपकी बुक्स में गिवन है। देखो प्रोविजन ऊपर कुछ ना कुछ लिखी हुई है, डेटर्स लिखे हुए हैं, नीचे कह रहे हैं ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मीनिंग है कि आपका 1 रुपया भी नहीं डूबने वाला, आपको 1 लाख रुपए लोगों से लेने, 1 लाख के 1 लाख मिलने वाले हैं। तो यानी कि जो आपने प्रोविजन बनाई है ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम हमेशा जो अप्रोच लगाइए कि यहाँ पे ग्रॉस डेटर लिखेंगे 1 लाख, तो ये मैंने यहाँ पे लिखे 1 लाख, और प्रोविजन तो बनानी नहीं है ना, तो माइनस क्या करें, इसलिए मैंने सीधे बाहर ही लिख दिया, कुछ माइनस करना ही नहीं है। तो अब यहाँ पे मेरा टोटल नुकसान है 0, देखा जाए तो टोटल नुकसान क्या है 0, और यहाँ पर प्रोविजन दिख रही है 10,000 की, मतलब मेरे नुकसान सहने की कैपेसिटी कितनी है 10,000, तो वो अब नुकसान होना नहीं है, तो हमें अपनी प्रोविजन खत्म करनी है। तो ये फायदे की बात है। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
और यहाँ पर हम अपनी प्रोविजन ठीक है खत्म करेंगे। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। अगर आपसे अब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाने में गलती हुई है, ठीक है, आंसर मैच नहीं हुआ या कभी कोई आइटम इधर लिखनी है वो इधर लिख दी, तो ये सारी चीज़ें मैं अब तुम्हें समझाने वाला हूँ। एक बार ये तुम देख लोगे ना, इसके बाद कैपिटल अकाउंट तुम्हारा हमेशा सही बनेगा। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं तुम्हारे को बड़े अच्छे से बता रहा हूँ। और उससे पहले मैं तुम्हें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट कैपिटल अकाउंट पूरी पार्टनरशिप का सेम है, और वो ये है कि अगर कैपिटल का बैलेंस आपका बढ़ता है, किसी भी रीजन से आपको पार्टनर को पैसा देना है, उसकी कैपिटल बढ़ानी है, तो आपको एंट्री करनी है उसकी क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो कैपिटल जब भी बढ़ेगी हम एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे कौन सा वर्ड चलता है? बाय। यहाँ पे कौन सा वर्ड चलता है? बाय। यहाँ पे कुछ भी लिखना होगा तो पहले बाय लिखना पड़ेगा। किसी भी रीजन से कोई नुकसान हुआ है, कैपिटल कम करनी है, तो आपको एंट्री करनी है डेबिट में। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा, ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा। तो आपने क्या लिखना है? यहाँ पे चलता है टू वर्ड। ठीक है, अब सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन में, जो बैलेंस शीट में आपको बैलेंसेस गिवन है ना ए बी सी पार्टनर के, वो बैलेंसेस कॉपी पेस्ट करो। तो वो आपने हमेशा इधर करने बाय बैलेंस बीडी, ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू है 1 लाख 2 लाख 3 लाख वो आप यहाँ पर लिख लोगे। इसके बाद अच्छा, ये 3 लाख थोड़ी होगा, पार्टनर सी तो नया है, तो पार्टनर सी की तो होगी नहीं, खाली 2 है, सी हमारा न्यू पार्टनर है। इसके बाद सी नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है। अब कभी कभी डाउट आता है ये कैश लिखें या यहाँ पे बैंक लिखें। नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहे हैं कैश लिखें या बैंक लिखें। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में अगर आपको कैश अकाउंट दिख रहा है तो कैश लिख लेना। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में अगर आपको बैंक अकाउंट दिख रहा है या कैश एट बैंक दिख रहा है तो यहाँ पे नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो भी बाय बैंक करना। ठीक है, ये चीज ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो प्रीमियम ला रहा है वो यहाँ पे बटेगा। ठीक है, ये सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बढ़ा रही है। प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ता है हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये कभी कभी ओल्ड रेशियो के भी बराबर होती है, बट ये बढ़ता हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किसमें बढ़ेगा? ओल्ड पार्टनर्स में। तो ये यहाँ जाएगा। ठीक है, कैश की वैल्यू ये यहाँ जाएगी। ठीक है, न्यू कैपिटल जो वो लेकर आए। अच्छा, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने इससे पहले बनाया होगा, तो अगर उसका प्रॉफिट हुआ है तो इधर आएगा बाय में, नुकसान हुआ है तो इधर आएगा टू में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कहीं भी जा सकता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा आपका बढ़ता है हमेशा ओल्ड रेशो में, ये जाएगा ओल्ड रेशो में। नुकसान हुआ तो इधर जाएगा ओल्ड रेशो में। अब आप क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखोगे, जितनी भी आइटम्स लाइबिलिटीज में है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सबके सब आपने यहां पर बाय में बांटने। ठीक है, तो जो भी रिजर्व आपके क्वेश्चन में गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नॉर्मल जनरल रिजर्व, ये सारे आपने यहां बांटने कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में जाएंगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, क्रेडिट में जाएंगे। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जो भी नुकसान के आइटम्स है, अगर बैलेंस शीट में क्वेश्चन में गुडविल है तो वो आपने यहां लिखनी है ओल्ड रेशो में जाएगी। ठीक है, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये सारी की सारी आइटमें आपकी जाएंगी ओल्ड रेशो में। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ऐसी एसेट होती है जो पार्टनर ना खरीदता है, तो वो बोलेगा इन्वेस्टमेंट्स वर गिवन टू पार्टनर्स या वर परचेज बाय पार्टनर, की इन्वेस्टमेंट दे दी या मशीनरी हमने पार्टनर को दे दी, तो उसका इफेक्ट आता है पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट में। ऐसा क्यों? देखो, अगर मैं इन्वेस्टमेंट या मशीनरी कोई भी एसेट, मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, अगर फर्म कोई भी चीज बेचेगी तो बाहर से पैसा मिलेगा, लेकिन अगर वही चीज पार्टनर लेकर आ गया तो पार्टनर से हम पैसा कैश में नहीं लेते, हम क्या करेंगे? उससे पेमेंट कैसे लेंगे? उसकी कैपिटल गिरा देंगे। तो अगर कोई भी एसेट पार्टनर लेकर जा रहा है, तो जैसे पार्टनर मान लो कोई एसेट लेकर जा रहा है तो टू इन्वेस्टमेंट्स करा, कैपिटल गिराई, जो पार्टनर लेके जा रहा है उसमें से पैसे काट दिया। अगर दोनों थोड़ी थोड़ी लेकर जाएंगे तो दोनों में से थोड़े थोड़े पैसे कटेंगे। ये सब कर आने के बाद आपने बड़ी साइड का टोटल करना है और छोटी वाली साइड आप यहां पर लिख दोगे टू बैलेंस CD। ठीक है, बड़ी साइड में से छोटी साइड करेंगे और ये बैलेंसिंग फिगर आपकी आएगी। तो यही आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा एडमिशन चैप्टर का। अब हम सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस चैप्टर में आपको मेन दो टाइप्स की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस आते हैं। दोनों के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, और दोनों में आपको वर्किंग कैसे करनी है, ऐसे तरह समझाऊंगा कि आप में से कोई भी आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए ना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, कॉमन तरीका बताऊंगा ताकि दोनों में से कोई भी आ जाए, अपना आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, पहले आराम से समझते हैं। मैंने बोला 3 पार्टनर है, ABC, और C अपना न्यू पार्टनर है। ठीक है, C क्या है? न्यू पार्टनर है। तो इनकी PSR ऐसी एग्जाम्पल के लिए मैंने ले ली 3:2:1। अब 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर A की कैपिटल 3 लाख रुपीज बिजनेस में इन्वेस्टेड है, ठीक है, A की कैपिटल 3 लाख इन्वेस्टेड है,
बी की कैपिटल मैंने बोला 2 लाख रुपीज इन्वेस्टेड है, और सी की कैपिटल हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन। तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम 2 मिनट यहां देखो, इनकी पीएसआर क्या गिवन है, 3:2:1। अब मैंने कैपिटल क्या लिखी, जिसकी थर्ड शेयर है, जिसका हिस्सा है 3:2:1 में, जिसका 3 वाला है, 3 पार्ट्स, उसकी कैपिटल मैंने बोली 3 लाख। जिसका हिस्सा क्या है 2 पार्ट्स, उसकी कैपिटल मैंने बोल दी 2 लाख। तो अगर सी की कैपिटल क्वेश्चन में मिसिंग हो तो तुम मुझे बताओ सी की कैपिटल क्या होनी चाहिए। अब यहां तो तुमने फटाफट बता दिया कि भैया यहाँ पे तो बड़े आराम से समझ आ रहा है, इसका 1 पार्ट है तो इसकी कैपिटल 1 लाख रुपीज होनी चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन में आपको एक की कैपिटल गायब होगी। यहां पर तो नंबर्स इतने आसान थे कि देख के ही समझ में आ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आपका कैसा आता है, वो बोलेगा सी की कैपिटल खुद निकालो, सी विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, वो ऐसे बोल देगा सी विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, तो वहां पे ना सी की कैपिटल मिसिंग होगी। यहां पर तो देख के समझ आ रहा है, लेकिन वहां पे वैल्यूज ऐसी होंगी कि देख के समझ नहीं आएगा, हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करना है, यहां पर 1 लाख कैसे लाना है, उसको जरा मैं तुम्हें इस एग्जांपल में करके दिखाता हूं। तो जब तुम यहां समझ जाओगे तो कितनी भी डिफिकल्ट वैल्यूज आ जाए तुमसे सॉल्व आराम से हो जाएगा। अच्छा, अब आपको क्या करना होता है, अब मैं तुम्हें इसकी वर्किंग समझा रहा हूं कि सी की कैपिटल अगर मिसिंग है, ठीक है, तो हम सी की कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपने निकालनी है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये एक ऐसा स्टेप है, ये एक ऐसा स्टेप है जो 2 तरीके की एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट की 2 टाइप्स हैं, दोनों टाइप्स में ये स्टेप कॉमन है, दोनों टाइप्स में ये स्टेप कॉमन है। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आप निकालोगे, तो न्यू फर्म की टोटल कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अब यहां पे सी का हिस्सा अगर मैं इंडिविजुअली पूछूं तो इंडिविजुअली हिस्सा क्या है, 3:2:1 है ना, तो सी का हिस्सा है 1/6। तो यहां पे सी का हिस्सा इंडिविजुअली क्या है 1/6। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ रफ में लिखते हैं, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी 1। ठीक है, फर्म का टोटल शेयर हमने बोला भाई कि टोटल शेयर फर्म का क्या 1, ठीक है 1, ठीक है 1 मतलब 1 रुपया समझ लो। तो 1 रुपये में से हर 1 रुपये में सी का कितना पैसा, कितना हिस्सा है 1/6, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब इसके बाद लिखते हैं कि 1 रुपये में से जरा सी को हटा दो, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी। 1 रुपये में से अगर हम सी को हटा दें तो 1 - 1/6 करेंगे तो हमारे पे आएगा 5/6, ठीक है। तो अगर 1 रुपये में से सी को हटा दिया तो बचा हुआ हिस्सा किसके बीच बटेगा, ए और बी में। तो ये जो 5/6 शेयर है ये किसको बिलोंग करता है, ए और बी को, ठीक है। तो 5/6 शेयर जो है वो किसको बिलोंग करता है, ए और बी को। तो 5/6 शेयर के लिए ए और बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, 5 लाख रुपीज। ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, एक का 3 लाख, दूसरे का 2 लाख, तो दोनों ने मिलाकर कितना इन्वेस्ट करा हुआ है, 5 लाख रुपए। तो 5/6 शेयर के लिए अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा हुआ है तो यहां पे आपको ये जो 6 नीचे इसको उधर भेजोगे और 5 को इधर भेजोगे तो आपके पास यूनिटरी मेथड के थ्रू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे 1 शेयर, ठीक है, 1th शेयर, बेसिकली मैं ये दोनों नंबर्स उधर भेज रहा हूं, तो 1th शेयर तो टोटल कैपिटल है ना, टोटल शेयर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है, तो 5 लाख इंटू 6/5 करके आ जाएगी, ठीक है। अपने शेयर के रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आती है। मैं एक इजी एग्जांपल से समझाता हूं। तो मैंने अगर तुम्हें बोला भाई कि 50,000 रुपीज अगर आप देते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपको मैं हाफ शेयर दे रहा हूं। अगर 50,000 रुपीज आप देते हो तो आपको आधा हिस्सा मिल रहा है फर्म में, ठीक है, हाफ शेयर। तो कितने पैसे आप दोगे कि आपको पूरा का पूरा हिस्सा मिल जाए फर्म में, ये जरा बताओ। आधे हिस्सेदारी के लिए, आधी हिस्सेदारी के लिए अगर 50,000 रुपए देने हैं तो तुम बोलोगे भाई पूरी हिस्सेदारी के लिए 1 लाख रुपए देने हैं। लेकिन ये 1 लाख रुपए आया कैसे, तो जो भी आपके पास अमाउंट गिवन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपके शेयर के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा कर दो, तो 50,000 इंटू 2/1 करेंगे तो 1 लाख रुपीज आ जाएगा। ये चीज आई समझ। अगर हिस्सा यहाँ पे 1/3 होता तो 1/3 होता तो यहां पर हमारा आंसर होता 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/1, तो हमारे पास आंसर आता 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख, यानी 1,50,000। तो वही चीज अगर मैं यहां कर रहा हूं कि मेरे पास 5/6 शेयर के लिए कैपिटल गिवन है, 5/6 शेयर के लिए अगर कैपिटल गिवन है तो टोटल कैपिटल कैसे आएगी, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके, तो 5 लाख इंटू 6/5 करेंगे। तो यही चीज यहां पे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आएगी 5 लाख इंटू 6/5। तो ये 5 1 ये 1 लाख इंटू 6, ये आएगा 6 लाख रुपए। ये स्टेप कॉमन है दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। एक बार टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ गई उसके बाद काम बहुत आसान है। तो यहाँ पे सीज कैपिटल अगर आपको निकालनी है तो ये जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आपने निकाली है
इसको मल्टीप्लाई कर देना सी के हिस्से से, तो सी का हिस्सा क्या है 1/6। तो वही चीज आ जाएगी जो तुमने पहले देख कर बोली थी कि ए के 3 पार्ट्स का 3 लाख, बी के अगर 2 पार्ट्स है तो 2 लाख। तो यहाँ पे तुमने ओरली भी बताया था 1 लाख, वही थोड़ी मेहनत करके हमने यहाँ पे निकाला है 1 लाख। अब यहाँ पे मेहनत करके 1 लाख मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि एग्जाम में इतने इजीली आप देखकर नहीं बता पाओगे, वहां पर हमें वर्किंग ही करके शो करनी पड़ेगी। तो ये है, कंप्लीट कर लिया हमने टाइप 1। अब हम करेंगे टाइप 2। टाइप 2 में आपका कैसा हिसाब रहेगा कि आपके पास ना नए पार्टनर की तो कैपिटल वो दे देगा, नए पार्टनर की तो कैपिटल दे देगा, वो बोलेगा कि आप ना पुराने पार्टनर्स की कैपिटल खुद से निकालो। ठीक है, पुराने पार्टनर्स कैपिटल खुद से निकालो। देखो पहचानना मुश्किल नहीं है, दो ही तो एडजस्टमेंट्स है, एक में नए पार्टनर की कैपिटल देता है, दूसरे में नए पार्टनर की कैपिटल वो नहीं देता। तो अगर वो न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं देता तो कैसे करना है मैंने आपको सिखा दिया। अगर वो न्यू पार्टनर की कैपिटल देता है तो आपको समझ आ जाएगा ना यार ये दूसरी एडजस्टमेंट है। ठीक है, और दोनों की दोनों कैटेगरी में आपको एक ही स्टेप तक पहुंचने, और वो स्टेप क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आपको फाइंड आउट करनी है। दोनों मेथड्स में एक ही अप्रोच अपनी लगेगी। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म यहां पे कैसे आएगी, अब सी का हिस्सा भी आपको वो देगा क्वेश्चन में, सी की कैपिटल भी आपको देगा। तो आपको न्यू कैपिटल निकालनी हो, ठीक है, फर्म की कैपिटल निकालनी हो किसी भी पार्टनर के कैपिटल से, तो आपको क्या करना है, उसकी कैपिटल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर फर्म की कैपिटल निकालना चाहते हो कोई भी पार्टनर की कैपिटल की मदद से, तो उसके हिस्से के रेसिप्रोकल से बस मल्टीप्लाई करो। तो यहां पे इसका कैपिटल ये रहा, इसका हिस्सा 1/6 है, तो इसके रेसिप्रोकल से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल लेंगे ना, तो यहां से आपको क्या करना है, इसको न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप इसको बांट देना। तो अगर आप 6 लाख को न्यू पीएसआर में बांटोगे, अब न्यू पीएसआर अगर आपके क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फाइंड आउट कैसे करते हैं, मान लो तुम्हारे पास न्यू पीएसआर नहीं गिवन, ठीक है, उन्होंने बस इतना इंफॉर्मेशन दिया कि ओल्ड रेशियो ये है और नए पार्टनर का हिस्सा ये है। तो न्यू पीएसआर अब कैसे निकालेंगे, तो आपको ये वाला मेथड यूज करना है, लेट टोटल शेयर इक्वल्स 1। ठीक है, लेट टोटल शेयर इक्वल्स 1, तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी क्या होगा, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी क्या होगा भाई, 1 - 1/6 5/6। फिर इस 5/6 को आपको बांटना है। ठीक है, तो जब हम न्यू शेयर निकालेंगे, तो न्यू शेयर मैं पूरा करके दिखा रहा हूं यार ताकि बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना आए। तो न्यू शेयर आपको ऐसे निकालना है, इस 5/6 को ओल्ड रेशियो में बांट देना। ठीक है, इस 5/6 को ओल्ड रेशियो में बांट देना। तो 5/6 इन 3:2, तो 5/6 इंटू 3/5। ठीक है, 5/6 इंटू 2/5, और ये तो 1/6 है ही है। ठीक है, तो ये आ रहा है 15/30, ये आ रहा है 10/30, और इसका डिनोमिनेटर 30 बनाने के लिए 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/30। तो 15:10:5, 5 के टेबल से ये कट के क्या आ रहा है 3:2:1। तो अगर न्यू पीएसआर नहीं गिवन होगी, ओल्ड पीएसआर गिवन होगी और हिस्सा गिवन होगा, तो न्यू पीएसआर आप ऐसे निकाल लोगे, आसान है। तो जब तुम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म पे पहुंचोगे, उसको आप न्यू पीएसआर में बांटोगे, तो 6 लाख को 3:2:1 में बांटोगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, ये यहाँ पे यही आ जाएगा ना, जहां पे ए का पहले क्या था, कुछ 3 लाख था, वही आ जाएगा। इसका पहले क्या था, 2 लाख था, और यही आपको सी की दोबारा से कंफर्म कर देगा कि भाई सी की कैपिटल कितनी है, 1 लाख ही है, और वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। तो वही चीज जो आप पहले देख कर बता पा रहे थे, उसको हम मेथड से कर कर यहां पर शो कर रहे हैं। बस याद रखना ये आपका कॉमन स्टेप है दोनों ही मेथड्स में। यहां तक पहुंच जाओगे तो उसके बाद तुम्हें आगे करना आ जाएगा।